हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन और आज इसका 12th लेक्चर लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दिया था डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम और आज इसका सेकंड लेक्चर है। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, राइट। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है। तो रोज रात को 9 बजे आप लोगों का यहां पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन के सेशंस होते हैं और मई 2024 के लिए ये वाले जो फास्ट ट्रैक सेशंस होते हैं ये तो नवंबर 23 के लिए होते हैं और मई 2024 के लिए एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त से, जिसमें मेरी टैक्सेशन की क्लासेस ऐसे चलेंगी। रोज दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 PM तक मेरी इनकम टैक्स की क्लास चलेगी और 2:30 PM से 4 PM तक मेरी जीएसटी की क्लास चलेगी। तो ये वाली क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड इफ यू यूज माय कोड निश10 तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अब वो भी पॉसिबल है। अनअकैडमी स्टोर पर अब इंडिविजुअल टैक्सेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं फॉर मई 2024। कल तक नहीं अवेलेबल थे तो कल मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन आज से यानी 12th अगस्त 2023 से ये कोर्सेज इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप अनअकैडमी स्टोर पर जाकर इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हो। बाकी मैं सेशन के एंड में आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे आप इंडिविजुअल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, राइट। एंड ऑफ कोर्स इफ यू यूज माय कोड निश10 तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वहां पर भी मिल जाएगा। मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट। जितने भी सेशंस हम लोगों ने यहाँ पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन में लिए हैं उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनवाई हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं नोट्स यहाँ पर यूज करता हूँ उन नोट्स का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वाले सेक्शन के अंदर ही, नोट्स वाले लिंक के अंदर ही आपको एक शेड्यूल नाम का लिंक, शेड्यूल नाम की एक्सेल शीट दिखाई देगी जिसमें आपको मेरे आगे आने वाली क्लासेस का टेंटेटिव शेड्यूल मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा, प्लानिंग वगैरह आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मेरी टैक्स की बुक बहुत जल्दी आने वाली है। आई नो आई बीन सेइंग इट फॉर द लास्ट 12 डेज, लेकिन अब वाकई बहुत जल्दी आने वाली है बिकॉज अब एकदम टुवर्ड्स द एंड वाला है। आई थिंक मैं कल परसों में उसको कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद 1-2 दिन में वो छप के भी आ जाएगी। तो फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा आगे आने वाले सेशंस में, राइट। सो टैक्स बुक विल बी आउट सून और जैसे ये बुक आएगी तो इसका लिंक मैं आपको नोट्स वाले फोल्डर के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा। इंडिविजुअल टैक्स कोर्सेज अब आप नवंबर 23 के लिए भी और मई 24 के लिए भी परचेस कर सकते हो और वो अनअकैडमी स्टोर पर जाकर परचेस कर सकते हो, मतलब नॉट ऑफलाइन, अनअकैडमी की वेबसाइट पर ही। मैं आपको सेशन के एंड में दिखा दूंगा, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे, राइट। एमसीक्यूज के सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं, प्लेलिस्ट में ऐड करवा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट से एमसीक्यूज के सेशंस देख सकते हो। मई 24 ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाले सेशंस एप्लीकेबल नहीं है जो फास्ट ट्रैक वाले सेशंस चल रहे हैं। दीज सेशंस आर स्पेसिफिकली फॉर नवंबर 23 स्टूडेंट्स, सो मई 24 स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट वॉच दीज सेशंस, राइट। चलो सर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को आज 80 DDB से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमें आज 80 DDB से स्टार्ट करना है। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हम 80 DDB से स्टार्ट करेंगे और पुराना वाला सब कुछ रिवाइज भी होता हुआ चलेगा। आई होप बाकी आप लोग रिवाइज करके आए हो, ठीक है। यहाँ पर ये फास्ट ट्रैक है तो फास्ट ट्रैक में आप लोग रिवाइज करके अगर आया करोगे तो काफी अच्छा रहेगा, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। चलो सर 80 DDB, 80 DDB में क्या होता है? 80D क्या था? मेडिकल इंश्योरेंस वाला था। 80DD क्या था? डिपेंडेंट डिसेबल्ड का मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह था, जहां पर आपको फ्लैट 75,000 रुपीज का रिडक्शन मिलता था और अगर डिसेबिलिटी सिवियर होती थी तो 1,25,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन आपको मिलता था, राइट। 80DDB में क्या होता है? आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको रिडक्शन मिलता है। किसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है आओ देखते हैं। तो एलिजिबल असेसी कौन है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन असेसी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया बीइंग एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। द डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हिमसेल्फ और अ डिपेंडेंट, या तो खुद के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर किसी डिपेंडेंट के लिए। It is also available to a Hindu undivided family for such expenditure incurred on any of its members. अब यहाँ पर डिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिविजुअल्स के लिए डिपेंडेंट्स कौन होंगे? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच इंडिविजुअल फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो वो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। एचयूएफ के लिए कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ जो कि होली और मेनली डिपेंडेंट है, राइट। कौन क्वालिफाई करेगा डिडक्शन के लिए? एनी अमाउंट एक्चुअली पेड, any amount actually paid for the medical treatment of such disease or ailment as may be specified in the rules made in this behalf by the board for himself or a dependent
in case the assessee is an individual or for any member of an HUF in case the assessee is an HUF will qualify for deduction। तो जो भी पैसा आपने एक्चुअली पे किया है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या इसमें कोई लिमिट है? हाँ, वो हम लोग क्वांटम ऑफ डिडक्शन में देखेंगे। लेकिन जैसे 80 डीडी में क्या था, 80 डीडी में फ्लैट डिडक्शन था 75,000 का या 1,25,000 का, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी, राइट। लेकिन यहां पर 80 डीडी बी में क्या है, यहां पर जितना भी पैसा आप खर्च करते हो आपको एक्चुअल पैसे का रिडक्शन मिलता है। लेकिन और ये किसके लिए मिलता है? अगर आप स्पेसिफाइड एलिमेंट के लिए, अगर आप स्पेसिफाइड डिजीज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो अपने के लिए या अपने किसी डिपेंडेंट के लिए, तो फिर आपको उसका रिडक्शन मिलता है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इक्वल टू द अमाउंट एक्चुअली पेड और 40,000 रुपीज व्हिचएवर इज लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच अमाउंट वाज एक्चुअली पेड। ठीक है, तो या तो एक्चुअल पेमेंट या तो 40,000 रुपीज व्हिचएवर इज लेस। लेकिन अगर आपने पेमेंट किसी सीनियर सिटीजन के लिए किया है, राइट, अगर आपने ये ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर किसी सीनियर सिटीजन के लिए किया है तो जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीज की हो जाएगी। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। 80 डीडी में जो हायर लिमिट है वो फ्लैट डिडक्शन 125 का है, वो सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वो एज पर डिपेंड नहीं करता है। 80 डीडीबी में जो हायर डिडक्शन का लिमिट है वो 1 लाख रुपीस की है और यहां पर सीनियरिटी के बेसिस पर, यहां पर सीनियरिटी के बेसिस पर हायर लिमिट ऑफ डिडक्शन आपको मिलता है। एक्चुअल अमाउंट स्पेंट या फिर 40,000 रुपीज व्हिचएवर इज लोअर का आपको रिडक्शन मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंट या फिर 1 लाख रुपीज व्हिचएवर इज लोअर, इसका आपको रिडक्शन मिलेगा। अब सुनो, आपने पहले किया एक्चुअल एक्सपेंडिचर या 40,000 व्हिचएवर इज लोअर, आपने लोअर अमाउंट निकाल लिया। नाउ दिस अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिसीव्ड इफ एनी अंडर एन इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरर और रीइंबर्स्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एसएससी ऑफ द डिपेंडेंट और द डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर आपने अमाउंट स्पेंड किया सपोज 30,000 रुपीज, ठीक है, तो 30,000 रुपीज और 40,000 रुपीज व्हिचएवर इज लेस क्या आया, 30,000 रुपीज आया। ठीक है, अब आपको सपोज आपके एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपीज दे दिए थे, ठीक है, इस ट्रीटमेंट के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर ने सपोज 5,000 रुपीज दे दिए थे, तो आप इसमें से 5,000 रुपीज माइनस करोगे और आपको जो 80 डीडीबी में डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ 25,000 रुपीज का ही मिलेगा। ठीक है, तो maximum reduction, maximum limit of deduction under section 80 DDB for these two categories of dependent are summarized here under. A senior citizen being a resident individual तो 1 lakh rupees, other than a senior citizen 40,000 rupees। condition क्या है? No such deduction shall be allowed unless the assessee obtains the prescription for such medical treatment from a neurologist, an oncologist, a urologist, a hematologist, an immunologist or such other specialist as may be prescribed। ठीक है, और अब आओ ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इससे सब कुछ कवर हो जाएगा। पुराने काफी सारे डिडक्शंस कवर हो जाएंगे, 80 डी डीडी डीडीबी सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। मतलब पूरा कल वाली क्लास से लेकर अभी तक जितना भी किया वो सब कुछ कंसोलिडेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेट्स सी। मिस्टर श्याम, a private sector employee, furnishes you the following information for the previous year 22-23. Compute his total income. Basic salary 4 lakh, dearness allowance 2 lakhs, servant allowance 15,000. He has made the following payments in the previous year. Contribution towards pension fund of LIC 80cc, life insurance premium policy taken on 1st April 15, capital sum assured 2,50,000 rupees, तो 10% ही मिलेगा। 80C में 25,000 rupees का रिडक्शन मिलेगा। Contribution to pension scheme of the central government 12% of basic and DA. एम्प्लॉयर ऑल्सो मेड एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी में ऐड नहीं होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 72,000 ये ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और फिर 80 CCD 2 में इसका रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा तो 14% ऑफ द सैलरी, अदरवाइज 10% ऑफ द सैलरी में बेसिक प्लस DA इन टर्म्स। ये गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉई नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है। ठीक है, तो 80 CCD 2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना अलाउड होगा, 10% ऑफ द सैलरी। यहां पर सैलरी क्या आ जाएगी, 4 लाख प्लस 2 लाख रुपीज, यानी 60,000 का डिडक्शन 80 CCD 2 में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब 80 CCD 1 की लिमिट क्या है, 60,000 की लिमिट है 80 CCD 1 की, क्योंकि यहां पर भी 10% ऑफ सैलरी का अलाउ होता है, राइट। तो 4 + 2 6 लाख रुपीज का 10% यानी 60,000 रुपीज आता है, वो 80 CCD 1 की लिमिट है। टोटल एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया, 72,000 रुपीज का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया। 80 CCD 1B में
आपको एडिशनल 50,000 रुपीज का रिडक्शन मिलता है। तो एडवाइजेबल क्या होगा कि आप 72,000 में से 50,000 रुपीज का रिडक्शन ATCCD 1B में ले लो, और जो बचेगा आपका 22,000 उसका रिडक्शन आप ATCCD 1 में ले लो, राइट? क्योंकि ATCCD 1 ओवरऑल लिमिट के अंदर भी आता है और ATCCD 1 की खुद के लिए लिमिट यहां पे 60,000 है, तो 22,000 उस लिमिट के अंदर आ जाएगा। डन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ऑन लाइफ ऑफ डिपेंडेंट फादर, ठीक है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब 80D फादर की लाइफ के लिए किया है, फादर डिपेंडेंट है, ठीक है? फादर की लाइफ के लिए किया है, फादर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होते तब भी चलता, ठीक है? फादर अगर डिपेंडेंट नहीं भी होते तब भी चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80D में पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। 80D में ये बात बोली गई है, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। 80C में चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80C में जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम था, राइट? 80D में जब आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, अगर खुद के लिए कर रहे हो तो सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और अगर अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो बीइंग अ सीनियर सिटीजन 47,000 रुपीज, तो 47,000 रुपीज का रिडक्शन 80D में मिल जाएगा क्योंकि 50 की लिमिट है, एंड 25,000 रुपीज ऑन हिमसेल्फ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर 5,000 रुपीज पेड इन कैश फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज फादर, तो फादर के लिए 5,000 रुपीज, तो यहां पर 3,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि ये जो 5,000 है ये ओवरऑल 50,000 की लिमिट के अंदर आएगा। ये हो गया 80D। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट मदर है, resident individual of age 63 years suffering from prescribed disease and disability, ठीक है? मतलब ये मदर डिपेंडेंट है, ये मदर डिसेबल्ड है, और ये मदर प्रिस्क्राइब्ड डिजीज से भी सफर कर रही है। सो सैड, राइट? अब ये मदर अगर डिपेंडेंट है और डिसेबल्ड भी है, तो यहां पर 80D में आपको फ्लैट कितने 1000 का डिडक्शन मिलेगा? मेरे को ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों ने यहां पर 1,25,000 सोचा था? कितने लोगों ने जेन्युइनली एकदम दिल से बताना, कितने लोगों ने यहां पर 1,25,000 रुपीज का डिडक्शन सोचा था 80D में? क्यों? क्योंकि आपने एज देख ली यहां पर 63 इयर्स, ठीक है? नहीं, एज से 80D पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 80D फोकस करता है डिसेबिलिटी पर। अगर डिसेबिलिटी सिवियर होगी तब 1,25,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज 75,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर 80D में आपको 75,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड डिजीज, शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड डिजीज, तो यहां पर 80D का भी डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? अब यहां पर देखो, एज 63 इयर्स है, मतलब 60 इयर्स से ऊपर है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर या फिर 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, ठीक है? तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो 150 हुआ, या 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख रुपीज आ गया। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरर 10,000 एंड सम रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर 20,000, तो ये माइनस करना होगा। यहां पर मैंने आपको बताया, ठीक है, पिछले वाले पेज पे अभी यही तो बताया था कि ये विच एवर इज लोअर करके अगर आपके पास ये आ गया, तो इसमें से जितना भी आपको एम्प्लॉयर से मिल गया या इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया उसको माइनस करना होगा। तो यहां पर अभी आपको 1 लाख रुपीज हमारा सेटल हुआ कि 1,50,000 या 1 लाख विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख आया लोअर, उसको आप उसमें से आप माइनस करोगे 10,000 और 20,000, 30,000 आपने माइनस किया, तो 70,000 रुपीज का डिडक्शन आपको 80DDB में मिलेगा, ठीक है? एंड पेमेंट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा, राइट? तो अब आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहले हम बेसिक सैलरी लेंगे, तो बेसिक सैलरी ले ली, डियरनेस अलाउंस ले लिया, सर्वेंट अलाउंस ले लिया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है? ये आपकी सैलरी आई ग्रॉस, इसमें से 50,000 माइनस किया, तो ये आपकी नेट सैलरी आ गई, या फिर यही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब आप यहां पर चैप्टर 6A के रिडक्शंस करने शुरू करो। सबसे पहले 80CCD 1B को साइड में रखो, तो 80CCD 1B आपका साइड में आ गया। उसके बाद अब आप 80C, 80CCC, 80CCD 1 इस तरह से करना शुरू करो। 80C में क्या क्या आ गया था? 80C में आपके पास एक तो ये आया था लाइफ इंश्योरेंस वाला, तो यहां पर 25,000 रुपीज का रिडक्शन आपको 80C में मिल रहा है, ठीक है? 25,000 रुपीज का रिडक्शन आपको 80C में मिला। ये जो अप्रूव्ड LIC पेंशन फंड है ये 80CCC का है। ये कंट्रीब्यूशन ये वाला जो है वो 80CCD का है, 80D, 80DD, 80DDB, और ये आपका एक और 80C का आया 75,000 रुपीज का, तो 75,000 रुपीज का ये आ गया। 80C में टोटल डिडक्शन 1 लाख रुपीज का है। क्या ये अलाउड है? हाँ। 80C की खुद की लिमिट 150 है, तो 1 लाख रुपीज 80C आया, अलाउड है। अब आओ 80CCC में। 80CCC में यहां पर अप्रूव्ड पेंशन फंड बाय LIC आया 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज ये आ गया। क्या ये अलाउड है? हाँ, क्योंकि 80CCC की खुद की लिमिट 150 है, 1,10,000 अलाउड है। उसके बाद 80CCD 1 में आएंगे, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 72,000 रुपीज का आपने जो खर्चा किया, यहां पर
जो 72,000 रुपीज का आपने कंट्रीब्यूशन किया, उसमें से 50,000 तो आप एटीसीसीडी 1B में ले लो, जो आपने ले लिया। बचा हुआ 22,000 आप यहां पर ले लो एटीसीसीडी 1 में, तो एटीसीसीडी 1 में 22,000 रुपीज आ गया। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। अब देखो एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटीसीसीडी 1, इन तीनों का टोटल कितना होगा? 1 लाख प्लस 110 यानी 210 प्लस 22 यानी 232। ये जो 2,32,000 रुपीज आया, इसके ऊपर 80 सीसीई की लिमिट लग जाएगी एंड दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब आप एटीसीसीडी 2 पर आओ। एटीसीसीडी 2 में आपको 60,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा, राइट? एटीसी डन, सीसीसी डन, एटीसीसीडी 1 डन, एटीसीसीडी 1B डन, एटीसीसीडी 2 डन, एटीसीसीई डन, राइट? अब आप 80D पर आओ। 80D पर अपने लिए 25,000 रुपीज का डिडक्शन अलाउड है, फादर के लिए 47 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 3। ठीक है, तो 75,000 रुपीज का रिडक्शन आपको 80D में मिल गया। 80DD में डिपेंडेंट डिसेबल्ड मदर के लिए 75,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिला है। ये फ्लैट डिडक्शन होता है, चाहे आपने कितना भी खर्चा किया हो, आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। 80DDB में आपने जितना खर्चा किया एक्चुअल, या फिर 1,50,000 या फिर 1 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख आया था, इसमें से 30,000 रुपीज माइनस किया क्योंकि इंप्लॉयर और इंश्योरर से मिल गया था, तो 70,000 रुपीज का रिडक्शन आपको यहां पर मिल गया है। और अब आपकी टोटल इनकम आ गई 1,57,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा और ये आपको मतलब इससे पुरानी सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। आओ आगे चलते हैं। एटीई, ठीक है, एटीई, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। तो अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका रिडक्शन आपको एटीई में मिलेगा। सुनो, कल जो हमने ट्यूशन फी वाला देखा था वो एटीसी का पार्ट था, कि अपने बच्चों की ट्यूशन फी आप पे कर रहे हो, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं पर भी, राइट? तो ट्यूशन फी का डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगा। यहां क्या है, यहां आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, राइट? जैसे मेरा एक दोस्त है, वो हायर एजुकेशन के लिए यूएस गया, राइट? तो उसने लोन लिया, अब उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, उसका रिडक्शन उसको एटीई में मिल जाएगा। Section 80E provides deduction to an individual assessee in respect of any interest on loan paid by him in the previous year out of his income chargeable to tax. Conditions: the loan must have been taken for the purpose of pursuing his higher education or for the purpose of higher education of his or her relative. तो किसकी एजुकेशन? या तो खुद की एजुकेशन या तो अपने रिलेटिव की। Loan must have been taken from any financial institution or approved charitable institution. Relative का मतलब spouse and children of the individual or the student for whom the individual is a legal guardian. राइट? तो रिलेटिव का मतलब यहां पर सिर्फ स्पाउस और चिल्ड्रन आते हैं, यहां पर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर ये सब नहीं आएंगे, यहां पर सिर्फ स्पाउस और चिल्ड्रन, राइट? तो हायर एजुकेशन के लिए आप लोन ले सकते हो, या तो खुद के लिए, या तो अपने स्पाउस के लिए, या तो अपने बच्चों के लिए, और उस पर जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। हायर एजुकेशन का मतलब 12th के आगे, हायर एजुकेशन का मतलब 12th के ऊपर। पीरियड ऑफ डिडक्शन, पीरियड ऑफ डिडक्शन यहां पर 7 साल का होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ डिडक्शन यहां पर 7 साल का होता है, तो मतलब 7 साल तक आपको हर साल डिडक्शन मिलेगा, या फिर लोन जब रिकवर हो जाएगा, विच एवर इज लोअर। ठीक है, लोन जब आपने पूरा पे कर दिया, या तो वो, या तो 7 years, विच एवर इज लोअर। तो डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशियल असेसमेंट ईयर, दैट इज द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द असेसी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड 7 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर। तो जिस साल आपने इंटरेस्ट पे किया वो, और 7 और साल, तो टोटल 8 साल हो गए। ठीक है, whichever is earlier, या तो अगर आपने उन 8 सालों से पहले पूरा लोन रीपे कर दिया तो आपको उसमें उतने ही साल तक का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो बाद में। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Mr. B has taken 3 educational loans on April 1, 2022, the details of which are given below. ठीक है, तो लोन 1, लोन 2, लोन 3 किसके लिए लिया? खुद के लिए लिया, अपने बेटे के लिए लिया, अपनी बेटी के लिए लिया। ठीक है, तो अगर हायर एजुकेशन होगा तो फिर जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो अलाउड हो जाएगा। पर्पस ऑफ लोन MBA, BSc, BA, तो तीनों ही हायर एजुकेशन है, चलेगा। अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। ठीक है, एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन 1,40,000, 80,000, एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 20, 10 और 18, तो आपको 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन एटीई में मिल जाएगा। यहां पर कोई हायर लिमिट नहीं है। ठीक है, तो 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, तो ये कितना 48,000 रुपीज आ जाएगा, इसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा, राइट? उसके बाद 2 सेक्शन हमारे पास आते हैं, एटीईई और एटीईई ए।
ठीक है, दो सेक्शंस हमारे पास आएंगे, एटीईई और एटीईई। ये मजेदार सेक्शंस हैं। मजेदार सेक्शंस कैसे हैं, याद करो जब हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड पढ़ा था, तो हम लोगों ने सेक्शन 24B पढ़ा था, जहां पर मैंने आपसे कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और रेनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, राइट। जो लेट आउट प्रॉपर्टीज होती थी उनमें तो अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड हो जाता, लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होती थी उनमें 2 लाख या 30,000 रुपीज की लिमिट होती थी, राइट। यहां पर ये जो दो सेक्शंस है ना, एटीईई और एटीईई, ये कहते हैं कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो आपको जो 24B में डिडक्शन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ग्रॉस टोटल इनकम से भी हम आपको कुछ और इंटरेस्ट का रिडक्शन दे देंगे। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, आपने मकान के लिए लोन लिया, लोन का रीपेमेंट करने का रिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। लोन पर इंटरेस्ट देने का रिडक्शन आपको 3 सेक्शंस में मिलता है। सेक्शन 24B जो कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलता है। एटीईई जो कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है, और एटीईई जो कि अगेन आपको ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है, ठीक है। लेकिन एटीईई और एटीईई के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। एलिजिबल असेसी कौन है, तो एन इंडिविजुअल हु हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन वुड क्वालिफाई फॉर रिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। कंडीशंस क्या है, अब सुनो यहां पर कंडीशंस क्या है। लोन शुड बी सैंक्शनड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17। सैंक्शन और डिसबर्समेंट में फर्क होता है। सैंक्शन मतलब लोन आपका अप्रूव कब हुआ, और डिसबर्स मतलब लोन आपके बैंक अकाउंट में पैसा कब आया, राइट। तो लोन आपका, अगर आप एटीईई में डिडक्शन लेना चाहते हो तो लोन आपका प्रीवियस ईयर 16-17 में सैंक्शन हो जाना चाहिए। लोन की वैल्यू 35 लाख से उससे कम होनी चाहिए। हाउस की वैल्यू 50 लाख से उससे कम होनी चाहिए। और जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। ये 4 कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो आपको एटीईई का रिडक्शन मिल जाता है। Period of benefit, the benefit of deduction under this section would be available till the repayment of loan continues. Quantum of deduction क्या होता है, सुनो। मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर 50,000 का अलाउड है, 50,000 का अलाउड है। द डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज अंडर सेक्शन एटीईई इज ओवर एंड अबव द डिडक्शन ऑफ 2 लाख रुपीज अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 फॉर इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन फ्रॉम लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो जो 24B की लिमिट है उसके ऊपर एडिशनल 50,000 रुपीज का डिडक्शन आपको एटीईई में मिलता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स ये सब कोई मतलब खास नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, लोन शुड बी सैंक्शनड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17। लोन का अमाउंट 35 लाख से उससे कम होना चाहिए। हाउस की वैल्यू 50 लाख से उससे कम होनी चाहिए। और असेसी शुड नॉट बी ओनिंग एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। और आपको 50,000 रुपीज का रिडक्शन एटीईई में मिल जाएगा, राइट। एटीईई में देखो, मिस्टर ए परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 45 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2017। 45 वैल्यू ऑफ द हाउस 50 से कम होनी चाहिए, in respect of which he took a housing loan of 35 lakh rupees from Bank of India at 11% per annum on the same date, ठीक है। तो लोन कितने का लिया, 35 लाख रुपीस का लिया 11% इंटरेस्ट पर। लोन वाज सैंक्शनड ऑन 28 मार्च 2017। प्रीवियस ईयर 16-17 में सैंक्शन हो गया। Compute eligible deduction in respect of interest on housing loan for assessment year 23-24 under the provisions of the Income Tax Act 1961, assuming that the entire loan was outstanding on 31st March 23 and he does not own any other house property, ठीक है। तो देखो क्या हुआ यहां पर, 11% ऑफ 35 लाख रुपीज कैलकुलेट करते हैं। 11% ऑफ 35 लाख रुपीज, लेट्स कैलकुलेट 11% ऑफ 35 लाख रुपीज कितना है, 3,85,000 रुपीज आया, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और इसके एक्विजिशन के लिए, परचेज के लिए लोन लिया था, तो उस पर 2 लाख रुपीस तक की लिमिट होती है। तो 2 लाख रुपीस तक का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो आपको 24B में मिल जाएगा, ठीक है। अब बचता है 1,85,000 रुपीस का इंटरेस्ट, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट आपको एटीईई में मिलेगा, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीस, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, यहां पर लिखा हुआ है कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जितना भी डिडक्शन अलाउड है वो सब हमें लिखना होगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपीस का रिडक्शन आपको 24B में मिला, 385 आया था, इसका 2 लाख ये हो गया, 185 बचा है, बट इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 रुपीस, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर 16-17 में अगर आपको लोन सैंक्शन हुआ है तब तो आप एटीईई में डिडक्शन ले सकते हो,
लेकिन 80EE में आप उसके बाद भी डिडक्शन ले सकते हो। कैसे? देखो, an individual who has taken a loan for acquisition of residential house property from any financial institution, interest payable on such loan would qualify for reduction under this section. Condition क्या है? Conditions to be satisfied are as follows. Loan should be sanctioned by a financial institution during the period between 1st April 2019 to 31st March 2022. ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2019, प्रीवियस ईयर 1920, 2021 और 2122, इन 3 सालों में अगर आपने लोन लिया, अगर आपने इन 3 सालों में लोन लिया तो आपको 80EE का डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, 1920, 2021, 2122, 80EE का रिडक्शन कब मिलेगा? अगर लोन आपका सैंक्शन होगा प्रीवियस ईयर 16-17 में, हाउस की वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम होनी चाहिए, लोन सैंक्शन की वैल्यू 35 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, इधर देखो 80EE में, देखो 80EE में अगर आपने 3 सालों में मतलब प्रीवियस ईयर 1920, 2021 और 2122, अगर इन 3 सालों में आपका लोन सैंक्शन हुआ, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से उससे कम है, उधर क्या थी 50 लाख, और उधर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं थी, उधर वैल्यू थी, सिंपल वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द हाउस, यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू स्पेसिफाई किया हुआ है 45 लाख है, उससे कम होनी चाहिए। Individual should not own any residential house on the date of sanction of loan. Individual should not be eligible to claim deduction under section 80EE. मतलब आप 80EE और 80EEA दोनों सेक्शंस का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ है तब तो आप 80EE में ही जाओगे। ठीक है, 80EEA नहीं आएगा। देखो, period of benefit of deduction under this section would be available from assessment year 2021 and subsequent assessment years till the repayment of loan. Quantum क्या है? यहां पर quantum maximum limit है 1,50,000 rupees। ठीक है, और ये भी 24B के over and above आ जाती है। राइट, बस that's it, उसके बाद तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखते हैं। Mr. A purchased a residential house property for self-occupation at a cost of 45 lakh rupees on 1st June 2021, यानी previous year 21-22 में, in respect of which he took a housing loan of 40 lakh rupees from Bank of India at 10% per annum on the same date। ठीक है, तो 1st June 2021 को, यानी previous year 21-22 में लिया हुआ है। ठीक है, 40 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है और 45 लाख रुपीस जो है हाउस की वैल्यू है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 45 लाख रुपीस। ठीक है, तो 80EE का रिडक्शन मिल सकता है। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, assuming that entire loan was outstanding on 31st March 22 and he does not own any other house property। ठीक है, तो अभी आपका 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 40 लाख रुपीस के लोन पर। ठीक है, 10% ऑफ 40 लाख रुपीस, 10% ऑफ 40 लाख रुपीस फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, और इसमें से 1,50,000, इसमें से जितना भी 2 लाख रुपीस तक का जो डिडक्शन है वो 24B में मिल जाएगा, और उसके ऊपर 150 तक का डिडक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका टोटल इंटरेस्ट आ कितना रहा है? 40 इंटू 10% फॉर इंटू 10/12, 333 आ रहा है। तो इसमें से 2 लाख रुपीस तक का डिडक्शन आपको इधर मिल गया, उसके ऊपर 333 बचा, इसमें लिमिट 150 है, तो यहां पर आपको 80EE का रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 80EE-B। अब 80EE-B में क्या होता है? अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेते हो और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो 80EE-B में आपको रिडक्शन मिल जाता है। तो an individual who has taken a loan for purchase of an electric vehicle from any financial institution, interest payable on such loan would qualify for reduction under this section. Conditions क्या है? Conditions to be satisfied are assessee individual होना चाहिए, loan should be taken for the purchase of electric vehicle, loan should be sanctioned by a financial institution, bank या specified NBFC, loan should be sanctioned during the period between 1st April 19 से 31st March 2023। राइट, तो 80EE-A में क्या था? 1920, 2021, 21-22, दैट्स इट। यहां पर 22-23 भी इंक्लूडेड है। राइट, पीरियड ऑफ बेनिफिट तो जब तक भी आपका लोन रीपे नहीं हो जाता, और यहां पर भी क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? 150 है। तो 80EE-A में भी 150 है, 80EE-B में भी 150 है। अगर आपको यहां पर ये वाला इंटरेस्ट मिल गया तो फिर आप किसी और हेड में अपना इस इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन नहीं ले सकते। कहने का मतलब क्या हो गया? सपोज आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी अपने बिजनेस के लिए, राइट, और उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका रिडक्शन तो आपको P&L में हिट करेगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अगर आपने 80EE-B में रिडक्शन क्लेम किया तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में से इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन वहां पर नहीं दे सकते, वहां पर उसको डेबिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, या तो वहां पर डेबिट कर दो तो फिर 80EE-B में डिडक्शन मत लो, नहीं तो 80EE-B में डिडक्शन ले लो और वहां पर मत करो। ठीक,
choice is yours. तो X, an individual takes a loan of 25 lakh rupees on April 10, 2022 from SBI to purchase an electric car. ठीक है, इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए इसने लोन लिया, बड़ी अच्छी बात है। कितने का लोन लिया? 25 लाख रुपए का। Car will be delivered in the month of March 2023. Interest liability for the previous year 22-23 is 2,10,000 rupees. Determine the total income of Mr. X if his annual salary income before standard deduction is 40,50,000 rupees. तो income from salaries कितनी आ गई? 40 lakh rupees. He has made investment of 115 public provident fund and health insurance premium paid for himself through account pay check is 25,000 rupees. तो यही आपकी gross total income भी आ गई, राइट? अब 80C में इसको कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,50,000 रुपीज का, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी 80D में इसको कितना डिडक्शन मिलेगा? 25,000 रुपीज का, ठीक है। फिर 80EB में इसको कितना डिडक्शन मिलेगा? 25 लाख रुपीज का लोन लिया, ठीक है। 10 अप्रैल 2022 को लोन लिया। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, या कुछ दिया है? अच्छा हाँ, दिया तो है। इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितनी है? इंटरेस्ट लाइबिलिटी है 2,10,000, तो 1,50,000 रुपीज की इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो 40 लाख में से आप इसको माइनस कर दोगे, 40 लाख में से आप इसको माइनस कर दोगे, तो ये आपकी टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 80G, ठीक है। ये वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है और काफी पेचीदा टाइप का है, काफी टेढ़ा मेढ़ा सा सेक्शन है, तो थोड़ा ध्यान देना। मैं आराम से इसको समझाऊंगा, एकदम कायदे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप कुछ फंड्स में या कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेशन करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब ये जो डिडक्शन मिलता है ना, ये 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, राइट। कौन कौन से डोनेशंस पर कितना कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, ये 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% ऑफ डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। दूसरी कैटेगरी है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तीसरी कैटेगरी है 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और चौथी कैटेगरी है 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। अब आप परेशान मत हो, ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगा जो आपको याद करनी होंगी, ठीक है, और वो आप याद कर भी लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप एक बार के लिए जो कैटेगरी 1 है ना, इसको आप भूल जाओ, इसको अभी आप जाने दो, ठीक। आप इधर आओ, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया? 100% डिडक्शन नो क्वालिफाइंग लिमिट, 50% डिडक्शन नो क्वालिफाइंग लिमिट, 100% डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट और 50% डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट, राइट। पहली बात तो ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, और ये कितने कितने फंड्स हैं ये हमें कैसे याद रहेंगे, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जो कैटेगरी 2 है ना, जो कैटेगरी 2 है उसके अंदर 4 है, और उनमें से जो मैक्सिमम है, उनमें से एक्चुअली जो सभी हैं वो क्या है, वो नेहरू परिवार वाले, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू, तो प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक। तो जो सेकंड कैटेगरी है 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है, इसको आपको इस तरह से याद रखना है, 100% नो QL, ठीक है, 50% नो QL, फिर 100% यस QL, और फिर 50%, फिर 50% यस QL, ठीक है, ये वाली चीज है। अब आप देखो तो ये 4 हो गए, वो नेहरू परिवार वाले हो गए, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, ये हो गया। अब 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब यहां पर आते हैं आपके फैमिली प्लानिंग वाला और स्पोर्ट्स वाला, फैमिली प्लानिंग वाला और स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, कि बच्चे पैदा करो और उनको खिलाओ, ठीक है, बच्चे पैदा करो उनको खिलाओ। ये आता है आपका 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें सिर्फ 2 आते हैं, फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स और गेम्स। आप एक बार पढ़ लो, याद करने में तो बस ये इतना बहुत है, फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स और गेम्स, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लो। द गवर्नमेंट और टू एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, मतलब अगर आप डोनेट करते हो पैसा सरकार को या किसी भी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को या इंस्टीट्यूशन को या एसोसिएशन को फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग,
ठीक है, तो कोई ऐसा सरकार या कोई अप्रूव लोकल अथॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन जो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहा है, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो दे रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। नाउ व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट, विल टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट, राइट। दूसरा, sum paid by a company as donation to the Indian Olympic Association or any other association या institution established in India as may be notified by the government for the development of infrastructure for sports or games or the sponsorship of sports or games in India, राइट। तो इसमें भी ये जो स्पोर्ट्स और गेम्स वाला है, इसमें भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। उसके बाद आता है आपका 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं, यहां पर देखो, इससे लिंक करेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए ऑलरेडी आप डोनेट कर चुके हो, वो यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहां पर एनी इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पसेस फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, ठीक है, चैरिटी के लिए करो। दूसरा, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया हुआ है, इसको हमने याद किया हुआ है भाई, फैमिली प्लानिंग तो यहां पर कवर हो गया। अब क्या करना है आपको, अब और चैरिटी करनी है। चैरिटी में आप क्या करोगे, फैमिली प्लानिंग छोड़ो यार, फैमिली प्लानिंग के अलावा कुछ करो, ठीक है, फैमिली प्लानिंग छोड़ो, फैमिली प्लानिंग के अलावा कुछ करो। पर फैमिली प्लानिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं, अरे यार क्यों नहीं है, कितना सारा काम है, ठीक है। आप ये हाउसिंग अकोमोडेशन दो, घर वगैरह बनवाओ आप, ठीक है, घर वगैरह बनवाओ। घर किसके लिए बनाओ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनवा दो, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनवा दो, ठीक है। और घरों के साथ साथ क्या बनवाओ, आप मंदिर बनवाओ, आप मस्जिद बनवाओ, गुरुद्वारे बनवाओ, आप चर्च बनवाओ, ठीक है। तो ये लिंक समझ में आ रहा है आपको, इससे याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये जो 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट है, इसमें तो नेहरू परिवार के 4, ठीक है, नेहरू परिवार के 4, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है। उसके बाद 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट में दो, कौन से दो, फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, उसमें क्या है, उसमें फैमिली प्लानिंग तो पहले हो गई, अब और क्या करना है, अब आपको और चैरिटी करनी है। क्या चैरिटी में, क्या फैमिली प्लानिंग कर ले, नहीं फैमिली प्लानिंग तो हो गई है, कुछ और करो। तो कुछ और क्या करें, अरे घर बनवा दो, ठीक है, घर बनवा दो। किसके लिए घर बनवाओगे, माइनॉरिटीज के लिए घर बनवा दो। तो क्या सिर्फ घर बनवाना काफी रहेगा, नहीं, उनके घर के आसपास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च वगैरह भी बनवा दो, सिंपल, 5 चीजें हो गई। अच्छा, अब आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ऐसे मैं तो एक ऐसा एन बनाता हूं, मैं ना एक ऐसा एन बनाता हूं। और एन में क्यों बनाता हूं, मैं इसलिए एन बनाता हूं कि यहां पर 1 4 2 और 5 इस तरह से, ठीक है, कि ये क्या हो गया, ये जो एन मेरा बनता है, ये जो मेरा एन बनता है, इसमें क्या क्या होता है आप ध्यान देना। अरे कायदे से एन ही नहीं बन पा रहा है मेरे से, ये बना मेरा एन, ठीक है। यहां पर एक, ठीक है। अच्छा, ये पहले क्या होता है, दिस इज 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट, दिस इज 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट, दिस इज 100% yes क्वालिफाइंग लिमिट, दिस इज 50% yes क्वालिफाइंग लिमिट, दिस इज 50% yes क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। यहां पर एक याद रखना है, यहां 2 याद रखने हैं, यहां 4 यहां पर 4 याद रखने हैं। ये इसलिए n बनाया, जिससे क्या हुआ, ये पता चल रहा है कि किसमें कितने कितने हैं, ठीक है। अब यहां पर एक है, यहां अगर मैं गलती से 2 भी कर दूं ना, तो क्या 4 2 से नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो ऐसे मेरे को याद रहता है। और n फॉर निश्चैन, ठीक है, एन फॉर निश्चैन। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 2 हो गया, और यहां पर 5 हो गया, क्योंकि ये 5 जो है इस 4 से ऊपर है, इसलिए ऐसा टेढ़ा एन बनाना जरूरी होता है, ठीक है। ये 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट, ये 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट, ये 100% यस क्वालिफाइंग लिमिट, ये 50% यस क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। जो 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट है, उसमें आपको सिर्फ एक याद रखना है, ठीक है। जो 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट है, उसमें आपको 4 याद रखने हैं। जो ये 100% यस क्वालिफाइंग लिमिट है, उसमें आपको 2 याद रखने हैं, और 50% यस क्वालिफाइंग लिमिट में आपको 5 याद रखने हैं, ठीक है। इसके बारे में तो अभी तक हम लोगों ने बात ही नहीं की है। ये कौन से 4 है, नेहरू परिवार के 4, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। ये कौन से 2 हैं, ये फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स वाले हैं। ये कौन से 5 हैं, चैरिटी करो भाई, तो कोई भी पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपका यहां पर आ जाता है, ठीक है। कोई भी पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हो, एनी इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पसेस फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। तो चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर आएगा, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या पब्लिक चैरिटेबल फंड या पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आएगा, तो इट विल ऑलवेज बी 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है, 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ये आ गया।
चैरिटी करो, चैरिटी में क्या करें, घर बनवाए, फैमिली प्लानिंग करवाए, नहीं नहीं, फैमिली प्लानिंग के अलावा कुछ कर दो। फैमिली प्लानिंग के अलावा क्या, फैमिली प्लानिंग तो उन्होंने कर दी, अब तुम क्या करो, घर बनवा दो। घर किसके लिए बनवा दो, माइनॉरिटी के लिए बनवा दो। माइनॉरिटी के लिए बनवा दिया घर, अब और क्या करना है, अब आसपास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च भी बनवा दो, काम खत्म। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आप सिंपली याद रखो पीएम केयर्स। ठीक है, लेकिन सर यहां पर तो लंबी लिस्ट दी हुई थी, आपको चारों के चारों इसके याद हो गए, दोनों इसके याद हो गए, पांचों इसके याद हो गए, इसके अलावा कुछ भी आए तो इधर फेंको ना यार, इसके अलावा अगर कुछ भी आए तो आप इधर फेंको ना। लेकिन मोस्टली पीएम केयर्स आता है, तो पीएम केयर्स आपको इधर याद रखना है। ठीक है, तभी मैंने बोला कि 1, 4, 2 और 5 इस तरह से हम लोग ये क्लास में याद करते हैं, मैंने आपको भी याद करवा दिया है। ठीक है, अब सवाल उठता है भाई साहब ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, तो क्वालिफाइंग लिमिट होती है 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस चैप्टर 6A के सारे डिडक्शंस अदर देन द डिडक्शन ऑफ एटीजी। ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम लो और उसमें चैप्टर 6A के सारे डिडक्शंस माइनस कर दो, एटीजी को छोड़ के, ये आती है आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसका 10% इज क्वालिफाइंग लिमिट, इसका 10% इज क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, क्वालिफाइंग लिमिट क्या है ये क्लियर हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट? व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट? ठीक है, उसके लिए अभी जो दिमाग में आपके चल रहा है वो नहीं है, वो गलत है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट से आपके मन में आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड टू क्वालिफाइंग लिमिट, वो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है क्या वो मैं आपको अभी ऐसे नहीं समझा पाऊंगा थियोरेटिकली, वो जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि अभी तुरंत करवाऊंगा, तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आओ। अच्छा, एक चीज और है कि 2000 तक, 2000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन आपको अलाउड नहीं होगा अगर आपने कैश में दिया है तो। ठीक है, तो अगर आपको 2000 से ऊपर का डोनेशन का रिडक्शन लेना है तो आपको कैश में पेमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक, अब आप इधर देखो, मिसेस शिवा एजेड 58 years has gross total income of 7,75,000 rupees comprising of income from salary and house property. He has made the following payments and investments. Premium paid to ensure the life of her major daughter. Policy taken on 1st April 2018. Assured value 1,80,000 rupees and the premium paid is 20,000 rupees. तो 80C में 18,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा 1 अप्रैल 2018 के लिए, मेजर डॉटर के लिए, मेजर माइनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 80C में जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो वो सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन होता है, ना मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ 12,000, स्पाउस 14,000, तो कितना हो गया 26,000 रुपीज आया। 80D में इसका डिडक्शन आपको मिलेगा 25,000 रुपीज का, 80D में 25,000 रुपीज का। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 रुपीज बाय वे ऑफ चेक। अब ये क्या है, ये है 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, ये है 50% यस क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, एनी पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अभी मैंने आप लोगों को याद करवाया कि यहां पर जो भी एनी इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक चैरिटेबल आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो उसको 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट में डाल देना, सिंपल। LIC पेंशन फंड 80CCC। ठीक, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड। मेरे को एक बात बताओ, क्या नेशनल चिल्ड्रंस फंड के बारे में हमने कहीं पर भी बात की? नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट, सिंपल। ठीक है, हमने बाकी तीनों कैटेगरीज के बारे में बात की ना, 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट, 100% यस क्वालिफाइंग लिमिट, 50% यस क्वालिफाइंग लिमिट, हमने इन तीनों के बारे में बात की। उसके अलावा कुछ भी आए तो 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट, सिंपल। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, अब जवाहरलाल नेहरू कहां पर आ गया था, 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, तो ये 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट, ये इधर आ गया। आगे, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में क्या आ गया था, 100% यस क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, ये है 100% यस क्वालिफाइंग लिमिट। और पीपीएफ में 80C का डिडक्शन आपको पीपीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 80C में आपको कौन कौन से डिडक्शंस मिले। 80C में एक तो आपको ये 18,000 रुपीज का डिडक्शन मिला और एक आपको ये 1 लाख रुपीज का डिडक्शन मिला। ठीक है, तो 80C में 18,000 और 1 लाख
1,18,000 रुपीज का रिडक्शन आपको एटीसी में मिल गया। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है 80CCC। 80CCC में LIC फंड में आपको ये 60,000 रुपीज का रिडक्शन यहां पर मिल गया, 60,000। 80CCD कुछ था यहां पर नहीं था, तो 80C हो गया, 80CCC हो गया, 80CCD कुछ था ही नहीं, तो इन दोनों को मिला के 178 आया। 80CCE के हिसाब से 150 यहां पर आपका आ गया। उसके बाद 80D आता है। 80D में आपने 26,000 रुपीज का खर्चा किया, 25,000 रुपीज का डिडक्शन आपको यहां पर मिल गया। अब आ गया 80G। ठीक है, 80G में हम सीक्वेंशियली चलेंगे। सबसे पहला 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट, 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट वाला ये है 25,000 रुपीज। तो 80G में सबसे पहला 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट, ये 25,000 रुपीज आ गया, 25,000 रुपीज ये आ गया। ठीक है, 100% नो क्वालिफाइंग लिमिट में 25,000 आ गया है। अब नेक्स्ट 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट, 50% नो क्वालिफाइंग लिमिट, ये 25,000 रुपीज आ गया जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड का, लेकिन इसका 50% ही अलाउड है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड का 50% ही अलाउड है और कोई क्वालिफाइंग लिमिट का आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं देखना है। ठीक है, आपको कोई क्वालिफाइंग लिमिट का रेस्ट्रिक्शन नहीं देखना है। तो 50% सब नो क्वालिफाइंग लिमिट। 25,000 रुपीज आपने डोनेट किया, उसका 50% कितना आया, 12,500 रुपीज आया। तो 12,500 रुपीज यहां पर आपको अलाउ हो जाएगा, 12,500 रुपीज आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, 100% यस क्वालिफाइंग लिमिट वाला कौन सा है, ये रहा 40,000 रुपीज का। ठीक है, 100% यस क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, क्वालिफाइंग लिमिट क्या आती है, 10% ऑफ GTI, एडजस्टेड GTI, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI का मतलब क्या होता है, GTI माइनस चैप्टर 6A के रिडक्शंस एक्सेप्ट फॉर 80G। तो व्हाट इज योर GTI? GTI इज दिस 7,75,000 रुपीज। इसमें से आप इसको माइनस करो, इसमें से आप इसको माइनस करो, 80G के रिडक्शंस छोड़ के बाकी सारे रिडक्शंस माइनस करो, तो आपके पास कितना आता है, ये आता है 775 माइनस 150 माइनस 25,000, कितना आया, 6 लाख रुपीज आया। इसका 10%, इसका 10%, दिस इज क्वालिफाइंग लिमिट, 60,000 इज क्वालिफाइंग लिमिट। तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी आ गई, क्वालिफाइंग लिमिट आ गई 60,000 रुपीज। अब आप समझो बहुत ध्यान से बात। ठीक है, हम जब ये देखते हैं ना सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब होता है एक्चुअल डोनेशन और क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लेस। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है, अच्छी बात है पता है, पर फिर भी ध्यान से सुन लो। ठीक है, हो सकता है आपको सही लग रहा हो, जो मैं बता रहा हूं वही लग रहा हो, बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, अगर गलत लग रहा हो तो फिर एटलीस्ट आप सुन तो लोगे, कम से कम फोकस डिविएटेड तो नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज फोकस करो। राइट, एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड या फिर क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर। तो क्या लोअर आया, 40,000 रुपीज आ गया लोअर। अब इसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। तो 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट में हम क्या करते हैं, आपके दिमाग में हो सकता है चल रहा हो, कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि सर इसका 100% देख लो और फिर आप देख लो दिस और क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर। गलत है, गलत है। आंसर आपका इस केस में वही आएगा, प्रोसेस गलत है, प्रोसेस एकदम गलत है। ठीक है, यहां पर आपको करना क्या है, एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड या क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर क्या आया, 40,000 लोअर आया। अब आप देखो क्या 100% मिलना है या 50% मिलना है, 100% मिलना है। तो अब 40,000 रुपीज का आपको यहां पर रिडक्शन मिल जाएगा। अब आपको 40,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। जब 60,000 की क्वालिफाइंग लिमिट में से, जब 60,000 की क्वालिफाइंग लिमिट थी, इसमें से 40,000 आपका चला गया, इसमें से 40,000 चला गया। अब कितनी क्वालिफाइंग लिमिट बची है, अब 20,000 रुपीज की क्वालिफाइंग लिमिट बची है। और अब आपके पास एक कैटेगरी और बची है, 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ये वाला 50% यस क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप देखो 50,000 या 20,000 विच एवर इज लोअर। मैंने क्या बताया, ये प्रोसेस बताया ना, अमाउंट डोनेटेड 50,000 या फिर क्वालिफाइंग लिमिट 20,000 विच एवर इज लोअर। लोअर क्या आया, लोअर आया 20,000। अब आप इसमें देखो 100% अलाउ करना है या 50% अलाउ करना है, तो 50% अलाउ करना है। और अगर 50% अलाउ करना है तो सिर्फ 10,000 रुपीज आपको अलाउ होगा। तो यहां पर आप देखो सिर्फ 10,000 रुपीज का आपको डिडक्शन अलाउड है। ठीक है,
तो हम यूजुअली, अब आपने क्या किया होगा, अगर आप पहले वाली सोच से कर रहे होगे तो आपने क्या किया होगा कि 50,000 है, 50,000 का 50% यानी 25,000, 25,000 और 20,000 क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर, तो 20,000 आ गया। अब आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही आया होगा कि सर 80G में इसका रिडक्शन तो 20,000 रुपीज का मिलना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है। आप लोगों के मन में आया होगा कि सर ये 50,000 है, ठीक है, ये 50,000 है, इसका 50% लो यानी 25,000 रुपीज आया, एंड दिस हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द क्वालिफाइंग लिमिट विच इज 20,000 रुपीज। तो 25 और 20 विच एवर इज लोअर, तो आपके हिसाब से मैक्सिमम लोगों के हिसाब से 20 आया होगा, बट ये गलत है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर फोकस करो। यहां पर आप देखोगे कैसे 50 और क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या आया, क्वालिफाइंग लिमिट आया। अब इसका आप देखोगे 100% लेना है या 50% लेना है, ठीक है। तो इसमें अब आपको 50% लेना है, तो फिर यहां पर 10,000 का आपको रिडक्शन मिलेगा, और 80G का जो डिडक्शन आया वो आया 87,500 रुपीज आपको यहां पर मिल गया है, ठीक है। तो इस चीज पर बस आप लोगों को ध्यान रखना है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। Mr. Raj Mohan, whose gross total income was 6,40,000 rupees for the financial year 22-23, furnishes you the following information. Stamp duty paid on acquisition of residential house self-occupied, ये हो गई 50,000 rupees. 5-year post office time deposit 20,000 rupees. अच्छा, ये स्टैम्प ड्यूटी अगर पे की है इन्होंने तो 80C में इसका रिडक्शन मिल जाएगा ना। स्टैम्प ड्यूटी, प्रिंसिपल रीपेमेंट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सबका डिडक्शन 80C में मिल जाता है। 5-year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, इसका भी डिडक्शन 80C में मिल जाएगा। डोनेशन टू अ रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट 25,000 व्हिच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G एट द एप्लीकेबल रेट। सुनो, रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट क्या हो गया, वही पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। 50% यस क्वालिफाइंग लिमिट कितना आया, 50% यस क्वालिफाइंग लिमिट, लास्ट कैटेगरी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउस पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज, तो यहां पर 80E में इसका आपको रिडक्शन मिलेगा। हायर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, तो 80E में इसका आपको रिडक्शन मिलेगा। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजमोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC, राइट। अब आप 640 में से डिडक्शंस माइनस करो, 80C में 50 और 20 ये माइनस हुआ, 70 गया। उसके बाद आप पहले 80E माइनस करो, उसके बाद आप पहले 80E माइनस करो 10, आप ये माइनस करो, क्योंकि 80G के लिए ये जो 80G आप लोगे, वैसे तो हम सीक्वेंशियली चलते हैं, लेकिन 80G में आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकलेगी, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस ऑल द अदर डिडक्शंस अदर देन 80G, तो 80E भी तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम सीक्वेंशियली तो चल ही रहे हैं, 80E आ रहा है, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है। 80C, फिर 80C के बाद फिर 80E तो आएगा, तो उसके बाद G आएगा। क्या यार, ABCD भूल गया मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो क्या हुआ यहां पर, 640 में से 50 स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर दिया, 5-year पोस्ट ऑफिस 20,000 ये पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउस ये कर दिया, ठीक है। अब आप अगर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम देखो तो कितनी आती है, 640 में से 50 प्लस 20 यानी 70 और 80, 640 माइनस 80 करो, 640 माइनस 80 कितना आता है, 640 माइनस 80,000 कितना आया, 5,60,000 आया। इसका 10%, दिस इज योर क्वालिफाइंग लिमिट, दिस इज योर क्वालिफाइंग लिमिट। अब आप देखो कितना डोनेट किया है, 25,000 रुपीज डोनेट किया है, ठीक है। तो 25,000 और द क्वालिफाइंग लिमिट विच इज 56,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या आया, लोअर आ गया 25,000। अब इसका 50% आपको अलाउड होगा, ठीक है, इसका 50% आपको अलाउड होगा, तो 12,500 रुपीज आपको यहां पर अलाउ हो जाएगा। तो टोटल ये आ गया और टोटल इनकम आपकी ये आ गई है, ठीक है, डन। 80G ओवर। अब 80GG पर आओ। 80GG का मतलब होता है घर घर, 80GG का मतलब होता है घर घर, ठीक है। 80GG का मतलब है घर घर। सुनो, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है तो उसको HRA मिलता है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और हाउस रेंट अलाउंस में वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्पशन क्लेम कर लेता है, ठीक है, कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, या फिर 40 या 50% ऑफ द सैलरी डिपेंडिंग अपॉन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, है ना। तो वो कर लेता है, HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर लेता है। लेकिन जो मेरे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, अगर हम रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो फिर हमें HRA तो मिल नहीं रहा। अगर हमें HRA नहीं मिल रहा क्योंकि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो HRA तो मिल नहीं रहा, तो हम रेंट पेड का रिडक्शन कहां पर क्लेम करें, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हैं, और ये 80GG के अंदर आया है। GG मतलब घर घर,
ठीक है, तो एलिजिबल असेसी कौन है? असेसी हु इज नॉट इन रिसीट ऑफ एचआरए क्वालिफाइंग फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड हु पेज रेंट फॉर अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, राइट? एक ऐसा असेसी जिसको एचआरए नहीं मिल रहा है और जो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए अकोमोडेशन में रहता है और रेंट पे करता है. कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG. Assessee should not be receiving any house rent allowance exempt under section 1013A. Expenditure incurred by him on rent or any furnished or unfurnished accommodation should exceed 10% of his total income arrived at after all deductions under chapter 6A except 80GG. ठीक है, एक्सेप्ट 80GG. अभी आओ इसके बारे में बात करते हैं. Accommodation should be occupied by the assessee for the purpose of his own residence. Assessee should fulfill such other conditions or limitations as may be prescribed having regard to the area or place वगैरह वगैरह, ये सब हो गया. अच्छा, उसके बाद इसके पास कोई और accommodation owned नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है. क्वांटम ऑफ डिडक्शन पर आओ. क्वांटम ऑफ डिडक्शन पर आओ. देखो इसको भी याद कराता हूं. एचआरए में किस तरह से था? एचआरए में था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ठीक है, ये मैं यहां पर लिखता हूं एचआरए, यहां पर मैं लिखता हूं 80GG. ठीक है, यहां क्या था? लीस्ट ऑफ, और यहां पर मैं लिखूंगा लीस्ट ऑफ. ठीक है, यहां पर क्या था? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. ठीक है, दूसरा क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और यहां पर क्या था? 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी. ये था एचआरए का. अब 80GG में क्या आएगा? देखो, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी बिफोर अलाउइंग दिस डिडक्शन. तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई. ठीक है, कैसी जीटीआई? जीटीआई माइनस ऑल चैप्टर 6A के रिडक्शंस अदर देन 80GG के रिडक्शन. ठीक है, 80GG के डिडक्शन को छोड़कर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई. ठीक है, अब जीटीआई में क्या? 80GG को छोड़ के बाकी सारे के सारे डिडक्शंस माइनस कर दो जीटीआई से. ठीक, उसके बाद देखो क्या है? 25% of such total income arrived at after making all deductions under chapter 6A but before making any deduction of this section. sorry नहीं, सही तो है. सही है, सही है. 25% of such total income arrived at after making all deductions under chapter 6A but before making any deduction under this section. तो यहां पर भी वही बात हो गई. ये आ गया 25% ऑफ जीटीआई. तो ये आ गया आपका 25% ऑफ जीटीआई. एक काम करो, 25% ऑफ जीटीआई यहां पर 25% ऑफ जीटीआई. अमाउंट कैलकुलेटेड एट 5,000 रुपीज पर मंथ. 5,000 रुपीज पर मंथ मतलब क्या हो गया? 60,000 रुपीज पर ईयर. 60,000 रुपीज पर एनम. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी. ठीक, यहां पर एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. अब 80GG में आपको कुछ एचआरए वगैरह तो मिल नहीं रहा, तो 60,000 ले लो इसके अगेंस्ट. यहां रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी था, यहां रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द जीटीआई हो गया. ठीक है, यहां पर 40 या 50% ऑफ द सैलरी था, यहां 25% ऑफ जीटीआई हो गया, या 25% ऑफ जीटीआई हो गया. ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो. आओ क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी. Mr. Ganesh, a businessman whose total income before allowing deduction under section 80GG for assessment year 23-24 is 4,60,000 rupees, paid house rent at 12,000 rupees per month in respect of his residential accommodation occupied by him in Mumbai. Compute the deduction allowable to him under section 80GG for assessment year 23-24. ठीक है, तो अभी यहां पर इसकी टोटल इनकम कितनी आई? टोटल इनकम आई 4,60,000 रुपीज. ठीक है, इसने एक्चुअल पे कितना किया है? इसने एक्चुअल पे किया है 12,000 रुपीज पर मंथ. तो सबसे पहला क्या देखेंगे? सबसे पहला तो 60,000 रुपीज देख लेंगे. दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई. ठीक है, रेंट पेड कितना होगा? 12,000 रुपीज इंटू 12 कितना? 1,44,000 रुपीज. 144 माइनस 10% ऑफ दिस, माइनस 10% ऑफ दिस यानी 144 माइनस 46,000. 144, ये देखो 144 माइनस 10% ऑफ दिस, तो 98,000 ये आ गया. राइट, उसके बाद 25% ऑफ दिस, तीसरा 25% ऑफ दिस, 25% ऑफ दिस, 25% ऑफ दिस, ये आ गया 115. और अमाउंट कैलकुलेटेड एट 5,000 रुपीज पर मंथ, ये आ गया. तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 60,000 रुपीज का रिडक्शन आपको मिल जाएगा. ठीक है, 60,000 रुपीज का आपको रिडक्शन यहां पर मिल जाएगा. ठीक है, अब आप इधर आओ. 80GGA. ठीक है, GGA से आप ऐसे याद रखो,
गांव गांव में, ठीक है, ATGGA आप ऐसे याद रखो, गांव गांव में, ठीक है, जी गा और मतलब घर घर से कंफ्यूज हो सकते हो ना, तो जो जी था वो घर घर था, ये क्योंकि GA है तो GA मतलब गांव, ठीक है, GA मतलब गांव और एक जी और है तो गांव गांव में, ठीक है। यहां पर क्या है, अब सुनो, जब हम PGBP पढ़ रहे थे तो हमने एक सेक्शन 35 पढ़ा था। सेक्शन 35 में हमने कहा था कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, चाहे वो इन हाउस रिसर्च हो चाहे वो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स हो, हमें 100% डिडक्शन मिलेगा उसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक। लेकिन व्हाट अबाउट दोस पीपल जो ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो PGBP में है ही नहीं। जैसे अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करने का मन नहीं करता होगा क्या? क्यों नहीं करता होगा? बिल्कुल उसका भी मन करता होगा कि वो भी देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है तो वो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन वो PGBP के लिए P&L तो बना नहीं रहा, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं रहा। और ये जो सेक्शन 35 है, इसका डिडक्शन तो आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP के अगेंस्ट इसका डिडक्शन मिलेगा ना, सैलरी के अगेंस्ट तो इसका रिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। तो फिर अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको रिडक्शन मिलेगा ATGGA में, ठीक है। तो यहां पर अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, या अगर वो रूरल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रूरल डेवलपमेंट से गांव गांव मैंने बताया आपको। तो एलिजिबल कौन है? एनी एसएससी नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हु मेक्स डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। कौन कौन से हैं? एनी सम पेड बाय द एसएससी इन प्रीवियस ईयर टू अ रिसर्च एसोसिएशन, जो कि सेक्शन 35 वाले हैं। तो सेक्शन 35 में अगर रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज वगैरह अगर आपने डोनेशन दिया तो आपको रिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 35 वाले सब में आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 35 वाला सारी चीजें आपको रिडक्शन मिल जाएगा एंड दैट्स इट। यहां पर आपको कुछ लिमिट नहीं दी हुई है, यहां पर आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा ATGGA में। बस इतना ध्यान रखना कि 2000 रुपीज से ऊपर अगर आप डोनेशन का रिडक्शन लेना चाहते हो तो आपको कैश में पे नहीं करना है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद आता है ATGGB। अब जो ATGGB और ATGGC है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देने के लिए है, ठीक है। ATGGB और ATGGC ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देने के लिए, राइट। अब कैसे याद रखोगे इसको? ATGGC में कंपनीज आता है, ATGGC में C आता है, और C का मतलब क्या होता है? कंपनीज। तो अब यहां पर थोड़ा सा आयरॉनिक है कि ATGGC इज नॉट फॉर कंपनीज, ATGGB इज फॉर कंपनीज, ठीक है। अगर ये ATGGC को कंपनीज के लिए बना देते तो हमें याद करने में थोड़ी सी और आसानी होती, लेकिन अब हम उल्टा चल रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, ATGGC में C फॉर कंपनीज आता है और ATGGC इज नॉट फॉर कंपनीज, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, अगर आप कंपनी हो, ठीक है, अगर कंपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन दे रही है तो ATGGB में उसका रिडक्शन मिलेगा। This section provides for deduction of any sum calculated in the previous year by an Indian company to any political party or electoral trust. However, no deduction shall be allowed in respect of any sum contributed by way of cash. तो यहाँ पर 2000 भी नहीं, एक भी पैसा अगर आपने कैश में दिया तो आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कंट्रीब्यूट का मतलब डोनेशन, सब्सक्रिप्शन सब कुछ आ जाता है, बाकी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, ABC Limited, an Indian company, contributed a sum of 2 lakh rupees to an electoral trust and incurred an expenditure of 25,000 rupees on advertisement in a brochure of a political party. Is the company eligible for deduction in respect of such contribution or expenditure, assuming that the contribution was made by check? If so, what is the quantum of deduction? तो अब देखो ध्यान से सुनना। An Indian company is eligible for deduction under section 80GGB in respect of any sum contributed by it in the previous year to any political party or an electoral trust. Further, the word contribute in section 80GGB has a meaning assigned to it in section 293A of the Companies Act 1956, and accordingly it includes the amount of expenditure incurred on advertisement in a brochure of a political party. तो ये भी आपका contribution में आ जाता है। Therefore, ABC Limited is eligible for a deduction of 2,25,000 rupees. 2 लाख तो साफ साफ डोनेशन और 25,000 एडवर्टीजमेंट के लिए जो खर्चा किया। Under section 80GGB, in respect of 2 lakh rupees contributed to an electoral trust and 25,000 rupees incurred by it on advertisement in a brochure of a political party. It may be noted that there is a specific disallowance under section 37(2)(b) in respect of expenditure incurred on advertisement in a brochure of a political party. Therefore, the expenditure of 25,000 rupees would be disallowed while computing business income या gross total income. However, the said expenditure incurred by an Indian company is allowable as deduction from gross total income under section 80GGB. इसका मतलब क्या है? क्या confusion? ये confusion ऐसा है कि PGBP में हमने पढ़ा था
पीजीबीपी वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में और उसमें आप खर्चा करते हो तो वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब उसको पीएनएल में आप डेबिट नहीं कर सकते। तो वो पीजीबीपी हेड के अंदर डिसअलाउड है, लेकिन यहां पर एटीजीजीबी में अलाउड है। ठीक है, तो यहां पर यही वाली चीज लिखी हुई है कि जो 25,000 रुपीज का खर्चा आप पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में एडवर्टीजमेंट के तौर पर कर रहे हो, ये 25,000 रुपीज का खर्चा जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा पीजीबीपी के हेड में। जब पीएनएल में अगर डेबिटेड होगा तो वहां पर आपको एड बैक करना होगा, लेकिन उसका आपको डिडक्शन यहां पर एटीजीजीबी में मिल जाएगा। राइट, एग्जामिन द अलाउएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो राजन हैज टू पे टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट 62,000 रुपए। ये वाला आप अपने आप से कर सकते हो, ये थोड़ा सा जेनेरिक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अपने आप से पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। राइट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये 80 जीजीसी आ जाता है। तो एनी पर्सन, अगर कोई भी और पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्ट्रीब्यूशन देता है तो 80 जीजीसी में उसको उसका डिडक्शन मिल जाता है। 80 जीजीबी में कंपनीज का, 80 जीजीसी में कंपनीज के अलावा बाकी। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है और एग्जैक्टली सेम चीज है। और यहां पर आकर फाइनली हमने जो कल से शुरू किया था अपना पहला वाला मोड, ठीक है, 4 पार्ट्स में हम लोगों ने इस चैप्टर को डिवाइड किया था। डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस, वो अदर डिडक्शंस और अदर पेमेंट्स वगैरह कुछ कुछ तो था। राइट, 4 कैटेगरीज थी, तो उनमें से पहली कैटेगरी जिसमें 16 मोड्स थे, ठीक है, वो खत्म हुए। ठीक है, पहली कैटेगरी, ये स्लाइड नंबर कौन सी है, स्लाइड नंबर 216 है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, दिस इज डन। ठीक है, अगर आप इधर देखो तो वे डन विद 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC। ये 16 सेक्शंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम आएंगे इस पे, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम्स और उसके बाद अदर डिडक्शंस। बड़ा सिंपल सा है, अब ज्यादा देर का ये चैप्टर बचा हुआ नहीं है। मैं स्लाइड नंबर ही भूल गया। जीजीबी हो गया था, जीजीसी भी हो गया था। ठीक है, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, यहां बस 3 चीजें, यहां बस 3 चीजें, 80JJAA, 80QQB और 80RRB। ठीक है, 80JJAA प्रमोशन के लिए बनाई हुई है, मतलब प्रमोशन इन द सेंस कि कंपनीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए बनाई हुई है कि आप नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। ठीक है, सरकार चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो उसने कंपनीज को ये दिया हुआ है कि आप नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। राइट, अब इसमें क्या हुआ 80JJA में, तो जितना भी आप नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे ना, उसमें आप सैलरीज उनको पे करोगे, तो वो सैलरीज का डिडक्शन तो आपको पीएनएल में डेबिट करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जितनी भी आपने सैलरी दी ना, उसका 30% आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन 80JJAA में मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम से। ठीक है, जो भी सैलरी, अरे यहां पर कैसे आ गया भाई, जो भी सैलरीज आप पे कर रहे हो, ठीक है, जो भी सैलरीज आप पे कर रहे हो नए एम्प्लॉइज को, राइट, उसका डिडक्शन आपको पीएनएल में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो भी सैलरीज आई है, मतलब दैट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, उसका 30% का एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको 80JJAA में मिल जाएगा। तो ठीक है, तो वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू हुम सेक्शन 44AB अप्लाइज। 44AB कौन सा था, ऑडिट वाला, मतलब ये उन कंपनीज के लिए है जिन कंपनीज का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, जिन कंपनीज का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हीं को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। राइट, और अगर टर्नओवर और अगर मान लो 5%, 95% ऑफ द टोटल रिसीट्स इज इन कैश, sorry, is not in cash and 95% of the total payments are not in cash, तो फिर ये लिमिट एक्सटेंड हो जाती है 10 करोड़ की। राइट, बेसिकली 44AB कहता है कि अगर आप ऑडिट करवाने के लिए लायक हो या नहीं हो, ठीक है, तो बेसिकली वो सारी कंपनीज जिनको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर ही 80JJAA लगेगा। ठीक है, वो सारी कंपनीज जिन पर 44AB अप्लाई करता है, मतलब जिनको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं पर 80JJAA लगेगा। क्या कह रही है, अब सुनो, where the gross total income of an assessee to whom section 44AB applies includes any profits and gains derived from business, a deduction of an amount equal to 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year would be allowed for 3 assessment years, including the assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided। ठीक है, तो आज मैंने सपोज प्रीवियस ईयर 22-23 में नए बंदे हायर किए, राइट, अब नए बंदों की जो भी कॉस्ट आएगी, मतलब उनको जो भी मैं सैलरी दूंगा, उसका 30% का एडिशनल खर्चा मेरे को 80JJAA में मिल जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है,
Conditions to be fulfilled, the deduction would be allowed only subject to the fulfillment of the following conditions. Business should not be formed by splitting up or reconstruction of an existing business. Business is not acquired by the assessee by way of transfer from any other person or as a result of business reorganization. The report of the accountant giving the prescribed particulars has to be furnished before 30th September of assessment year, being the specified date referred to in section 44AB. That is the date 1 month prior to the date of filing the return of income. तो ऑडिट की जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट ऑफ ऑडिट फर्निशिंग दी ऑडिट रिपोर्ट, वो 30th सितंबर होती है. ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की जो ड्यू डेट होती है वो बेसिकली रिटर्न फाइलिंग की डेट से 1 महीने पहले होती है. तो यहां पर रिटर्न फाइलिंग कब हो रही है? 31 अक्टूबर को हो रही है, तो उससे 1 महीने पहले 30th सितंबर को लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग दी ऑडिट रिपोर्ट है. एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि नए इंप्लॉइज को आपने टोटल जितना भी पैसा पे किया वो, राइट. अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एडिशनल कॉस्ट को हम निल मानेंगे. हम निल मानेंगे कब निल मानेंगे? अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेम है. ठीक है, कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को हटा दिया और उनके बदले नए एम्प्लॉइज रख लिए और कहा कि हमारे पास नए एम्प्लॉइज हैं. नहीं, नए एम्प्लॉइज का मतलब क्या? आपने इंटेंशन समझो. लॉ का इंटेंशन है कि नए लोगों को नौकरियां मिले, राइट. तो अगर आपने पुराने लोगों को हटा के नए लोग रख लिए तो आपने नौकरियां जितनी दी उतनी छीन भी तो ली, राइट. तो उस पर कुछ नहीं होगा. तो additional employee cost nil मान ली जाएगी if there is no increase in the number of employees from the total number of employees employed on the last day of the preceding year. ठीक है, emoluments are paid otherwise than by way of account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system. मतलब सिंपल ये हो गया कि 80JJA में अगर आपको एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का बेनिफिट लेना है तो इन एम्प्लॉइज को जो भी आप सैलरी पे करोगे, अगर आपने कैश वगैरह में पे की तो फिर हम निल ही मान लेंगे. ठीक है, कैश वगैरह में आप पेमेंट नहीं कर सकते, राइट. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू बिजनेस, अगर आपका नया बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका नया बिजनेस है तो फिर क्या होगा? एमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट. एडिशनल एम्प्लॉई में कौन कौन आएगा? ठीक है, सुनो. An employee who has been employed during the previous year and whose employment has the effect of increasing the total number of employees employed by the employer as on the last date of the preceding year. तो नए एडिशनल एम्प्लॉई वो माना जाएगा जिसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े हैं. ठीक है, अब इसमें कौन कौन एडिशनल एम्प्लॉई की डेफिनेशन में नहीं आएगा? वो एम्प्लॉइज जिनकी मंथली सैलरी 25,000 से ज्यादा है. ठीक है, जिनकी मंथली सैलरी 25,000 से ज्यादा है वो एम्प्लॉइज इधर नहीं आएंगे. ठीक है, वो एम्प्लॉइज जो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं. ठीक है, an employee for whom the entire contribution is paid by the government under the employees pension scheme notified in accordance with the provisions of employees provident funds and miscellaneous provisions act. ठीक है, तो वो एम्प्लॉइज जिनमें पूरा का पूरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन सरकार कर रही है वो भी इधर काउंट नहीं होंगे. An employee who does not participate in the recognized provident fund, तो जो provident fund में पार्टिसिपेट नहीं करते वो भी नहीं इधर आएंगे. और दूसरा, an employee employed for a period of less than 240 days during the previous year. एक एम्प्लॉई है, उसको 240 दिन से कम के लिए अगर वो एम्प्लॉयड था तब भी वो एडिशनल एम्प्लॉई में नहीं आएगा. लेकिन अगर शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अगर फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है तो ये 240 डेज की जगह हम 150 डेज ही देखेंगे. मतलब अगर 240 डेज से कम था लेकिन 150 डेज से ऊपर था तो एडिशनल एम्प्लॉय मान लिया जाएगा. ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपने कोई एम्प्लॉय हायर ही किया, सपोज मार्च में आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया मार्च में, राइट. अब वो एम्प्लॉय हायर आपने अगर मार्च में किया तो वो पिछले साल में, जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 में, अगर सपोज मैंने 1 मार्च 2023 को हायर किया कोई बंदा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 22-23 में 240 डेज या 150 डेज रह पाए? नहीं रह सकता. तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा, क्या प्रीवियस ईयर 23-24 मतलब 22-23 में हायर किया, क्या वो अगले साल यानी 23-24 में 240 डेज या 150 डेज के लिए रह पा रहा है? अगर हाँ, तो ये मान लिया जाएगा कि 23-24 में उसकी हायरिंग हुई है, राइट. और फिर 23-24, 24-25 और 25-26 इन 3 सालों में 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा. मतलब मान लिया जाएगा 22-23 में हायरिंग हुई ही नहीं है, हायरिंग 23-24 में हुई है. दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ हायरिंग. तो मतलब उनको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में मान लिया जाएगा. ठीक. एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा जो भी पैसा आप दे रहे हो वो. ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी. देखो यहां पर क्या होता है. Mr. A has commenced the business of manufacture of computers on 1st April 2022. He employed 350 new employees during the previous year 22-23, the details of whom are as follows. So 350 employees जो है वो new employees हैं. अब आओ, इनमें से हमें कौन कौन से हटाने? हाँ, इनमें से हमें वो हटाने जिनकी मंथली सैलरी 25,000 से ज्यादा है, उनको हटा देना है. ठीक है. दूसरा, जिनका प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेशन नहीं है. तीसरा, जिनमें प्रोविडेंट फंड का जिनमें एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे रही है. और चौथा, जो 240 डेज या 150 डेज से कम के लिए एम्प्लॉयड है. ठीक.
75 एम्प्लॉइज, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया 1 अप्रैल 2022, तो 240 डेज से तो ऊपर ही हो गए। ये रेगुलर एम्प्लॉइज हैं या कैजुअल एम्प्लॉइज हैं? तो ये रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, बिल्कुल माना जाएगा। और टोटल इमोल्यूमेंट्स, मंथली इमोल्यूमेंट्स क्या है? 24,000 है, तो 25,000 से कम है, ये हमारे एलिजिबल हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉइज हमारे एलिजिबल हैं, तो ये 75 एम्प्लॉइज हमारे लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 125 एम्प्लॉइज एम्प्लॉय हुए 1 मई 2022 को, 240 डेज से ज्यादा के लिए एम्प्लॉयड हो गए। रेगुलर एम्प्लॉइज है, वेरी गुड, लेकिन इनके मंथली इमोल्यूमेंट्स 26,000 रुपीज है, 25,000 से ज्यादा की सैलरी है, ये हमारे लिए इन एलिजिबल हो गए हैं। 50 एम्प्लॉइज हायर हुए 1 अप्रैल को, ये कैजुअल एम्प्लॉइज हैं। कैजुअल एम्प्लॉइज वैसे भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, इवन इफ ये 24,500 से मतलब 25,000 से कम है, तब भी ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये कैजुअल एम्प्लॉइज हैं। कैजुअल एम्प्लॉइज का मतलब क्या हो गया कि ये प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, कैजुअल एम्प्लॉइज का मतलब ये हो गया कि ये प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रोविडेंट फंड में कौन होते हैं? वो जो रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, जिनकी सैलरी से हर महीने कुछ कुछ पैसा कट के पीएफ में जा रहा है, वो रेगुलर एम्प्लॉइज होंगे और वही प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि ये कैजुअल एम्प्लॉइज हैं, तो इसलिए ये प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, गॉन। 100 एम्प्लॉइज आए 1 सितंबर को। अब 1 सितंबर से 31 मार्च अगर आप देखोगे तो 240 डेज से कम हुए ये। ठीक है, 1 सितंबर से 31 मार्च अगर आप देखोगे तब तो ये 240 डेज से कम हुए ना। देख लो आप, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च 31। 212 डेज हुए, लेस देन 240 डेज के लिए एम्प्लॉय हुए। इवन दो ये रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, इवन दो इनके मंथली इमोल्यूमेंट्स 25,000 से कम है, लेकिन फिर भी ये रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 240 डेज से कम के लिए आए थे। तो एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट में हम सिर्फ ये 75 एम्प्लॉइज देखेंगे, और 75 इंटू 24,000, 75 इंटू 24,000 दैट इज द एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट। ठीक है ना, 75 into 24,000, this is the additional employee cost, 18 लाख रुपीज इज द एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट। इसका 30% का रिडक्शन आपको मिल जाएगा, यानी 5,40,000 रुपीज का रिडक्शन आपको 80 JJAA में मिल जाएगा। Regular employees participate in recognized provident fund while the casual employees do not. Compute the deduction, if any, available to Mr. A for assessment year 23-24 if the profits and gains derived from the manufacture of computers of that year is 75 lakh rupees and his total turnover is 10.16 crore rupees. देखो एकदम सिंपल कर दिया। 10.16 करोड़ रुपीस देने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि 10 करोड़ से ऊपर है, मतलब हर हालत में 44 AB में ये फॉल करेगा। ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर है, नहीं तो अगर 1 करोड़ से ऊपर देता तो फिर उसको देना पड़ता कि देखो 95% ऑफ द टोटल पेमेंट कैश में नहीं है, 95% ऑफ द टोटल रिसीट कैश में नहीं है। यहां पर इससे सिंपल दे दिया, 10.16 करोड़ दे दिया। ठीक है, टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो हर हालत में 44 AB में ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है ये। राइट, चलो ये तो आ गया आपका 75 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। What would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear on 1 April 2022? अगर फुटवेयर में आता तो देखो ये 75 एम्प्लॉइज तो कंसिडर किए ही जाते। ठीक है, ये 125 एम्प्लॉइज कंसिडर नहीं किए जाते क्योंकि इनके मंथली इमोल्यूमेंट्स 25 से ज्यादा है। ये 50 एम्प्लॉइज कंसिडर नहीं किए जाते क्योंकि ये कैजुअल एम्प्लॉइज हैं, पर ये 100 एम्प्लॉइज कंसिडर कर लिए जाते क्योंकि ये अभी हम लोगों ने देखा ना कितने 182 डेज के लिए थे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, कितने दिन के लिए थे? 30 डेज ऑफ सितंबर, 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 212 डेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो इवन दो ये 240 डेज से कम के लिए थे, लेकिन फुटवेयर के केस में तो 150 डेज से अगर ऊपर हो गया तब चलेगा ना। तो यहां पर फुटवेयर का अगर बिजनेस होता तो 150 डेज से तो ऊपर आ गए, तो ये जो 100 एम्प्लॉइज हैं ये भी एडिशनल एम्प्लॉइज मान लिए जाएंगे, और 100 इंटू 24,000 जो भी आएगा वो भी आपकी एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट मान ली जाएगी। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा? टोटल एडिशनल कॉस्ट कितनी? 75,000 इंटू 75 इंटू 24,000 ये आ गया, इज इक्वल टू एम प्लस आ गया, फिर 100 इंटू 24,000 ये आ गया आपका 24 लाख रुपीस, इसको भी कर दो एम प्लस। एमआरसी 42 लाख रुपीस आपकी एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट है, और इसका 30% का आपको रिडक्शन मिल जाएगा, यानी 12,60,000 रुपीस का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना डिडक्शन मिल रहा था? अच्छा, मैंने 75 इंटू 12 ऐसे ही कर दिया, मैंने 75 इंटू 24,000 रुपीज किया, मुझे इंटू 12 भी तो करना चाहिए था। ठीक है, तो वो गलती हो गई, कोई बात नहीं।
75 इंटू 24,000 मैंने किया, मुझे इंटू 12 भी करना चाहिए था। 24,000 तो मंथली पेमेंट है ना, तो साल भर का पेमेंट तो 24 इंटू 12 होगा, राइट। तो 75 इंटू 24 इंटू 12, ठीक है, बेसिक सिली मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये 30% ऑफ दिस इतना, राइट। सिमिलरली अब आप इधर के लिए क्या करोगे, 75 प्लस 100 यानी 175, ठीक है। 175, चलो ऐसे कर लो, 75 इंटू 24 इंटू 12 और फिर 100 इंटू 24 इंटू 12, और वो जो आएगा उसका 30%, ठीक है, उसका 30%। तो नंबर ऑफ एडिशनल इंप्लॉइज आपके ऐसे 350 में से 50 गए, 125 गए, 100 गए, तो 275 टोटल चले गए, बचे 75 एंड सो ऑन। और ये आपका हो गया। अगर ये मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर के लिए, तो फिर एडिशनल इंप्लॉई कॉस्ट जो ओरिजिनल 75, जो वो 75 इंप्लॉइज की थी, वो तो थी 2 करोड़ 16 लाख रुपीस, और ये जो 100 इंप्लॉइज और आए हैं, ठीक है, 100 इंप्लॉइज और आए हैं, ये 7 मंथ्स के लिए आए हैं, क्योंकि इनका एम्प्लॉयमेंट कब हुआ है, इनका एम्प्लॉयमेंट हुआ है 1 सितंबर 2022 को, ठीक है। तो वो भी अभी मेरे मुंह से गलत निकल गया था कि इसको भी इंटू 12 करोगे, तो ये 7 मंथ्स के लिए आए हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो 7 मंथ्स के लिए आए हैं। 24,000 इंटू 7, दैट इज द एडिशनल इंप्लॉई फॉर 100 इंप्लॉइज, फॉर 100 इंप्लॉइज ही आ गया। तो 100 इंप्लॉइज के लिए आपने इसको किया, और फिर 30% इसका आ जाएगा, ठीक है, इसका 30% आ जाएगा। कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक्स हो गई, आई एम वेरी सॉरी, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे मेरा फोकस है यहाँ पर, कैलकुलेशन में गलती होगी, ठीक है, आई अपोलोजाइज, राइट, डन। नेक्स्ट आता है 80 QQB। 80 QQB होता है रॉयल्टी इनकम के लिए। 80 QQB होता है रॉयल्टी इनकम के लिए उन ऑथर्स को जो कि टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और किताबें लिखते हैं, ठीक है, वो 80 QQB में इनको रॉयल्टी मिलती है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग एन ऑथर ऑफ एनी बुक अदर दैन टेक्स्ट बुक्स हुज ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स एलिजिबल इनकम। अब ये एलिजिबल इनकम का क्या बवाल है, आओ इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो एलिजिबल इनकम मतलब इनकम डिराइव्ड बाय हिम इन एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन ऑन अकाउंट ऑफ lump sum consideration for assignment or grant of any of his interests in the copyright of any book being a work of literary, artistic or scientific nature, or royalty or copyright fees whether receivable in lump sum or otherwise in respect of such book। ठीक है, तो या तो lump sum में मिल रही है या तो रेगुलर में रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी अगर मिल रही है तो वो टैक्सेबल होगी, ठीक है, वो टैक्सेबल होगी, और उस पर ये वाला डिडक्शन लगेगा 80 QQB वाला। Books shall not include brochures, commentaries, diaries, guides, journals, magazines, newspapers, pamphlets, textbooks for schools, tracts and other publications of similar nature. Proper books होनी चाहिए। Lump sum in regard to royalties or copyright fees includes an advance payment on account of royalties or copyright fees. Simple है। Amount of deduction कितना होगा ये देखो। Lower of the following 100% of such eligible income और 3 लाख रुपीस, मतलब अपर लिमिट यहां पर 3 लाख रुपीस की आ गई है। Amount of eligible income before allowing expenses attributable to such income shall not exceed 50% of the value of books sold during the previous year। इसका मतलब क्या हो गया, रॉयल्टी इनकम जो मिलती है ना, वो कितनी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द सेल वैल्यू आपकी रॉयल्टी हो गई, तो रॉयल्टी इनकम 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई पब्लिशर इतनी ज्यादा रॉयल्टी नहीं देता है, ठीक है, उसको बहुत सारे खर्चे और निकालने होते हैं किताब में से। तो अगर किताब 100 रुपए की बिकी है तो रॉयल्टी 15 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो रॉयल्टी आपको 20 रुपए की मिल गई तो आप रॉयल्टी 15 रुपए की ही कंसिडर करोगे। इस 15 रुपए में से आप अपने बाकी खर्चे माइनस करोगे, और फिर वो आपकी एलिजिबल इनकम मानी जाएगी, और उस एलिजिबल इनकम का 100% या 3 लाख रुपीस व्हिचएवर इज लोअर का आपको रिडक्शन मिलेगा। However, this condition is not applicable where the royalty or copyright fees is received in lump sum in lieu of all rights of the author in the book। अगर lump sum में मिल रही है तो फिर ये वाली कंडीशन satisfy नहीं होगी 15% वाली, ऑब्वियसली, क्योंकि lump sum में मिल रही है तो lump sum में तो पहले मिल जाएगी ना, तो सेल वैल्यू ऑफ द बुक का तो कोई मतलब ही नहीं है। रॉयल्टी इनकम अर्न्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, आपने किताब निकाली, वो किताब छप गई, वो पूरी दुनिया में हैरी पॉटर टाइप की बुक आपने छाप दी, या साइकोलॉजी ऑफ मनी टाइप की किताब आपने छाप दी, ठीक है, वो पूरी दुनिया में बिक रही है, राइट। Where the assessee earns any income from any source outside India, he should bring such income into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the relevant previous year in which such income is earned, or within such further period as the competent authority may allow in this behalf for the purpose of claiming deduction under this section। यहां पर सिंपली ये बोला गया है कि जो भी इनकम आपने फॉरेन सोर्सेज से अर्न की, राइट, उसको 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने इनकम अर्न की, तो अब 31 मार्च 2023 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर, यानी 30 सितंबर 2023 के अंदर अंदर आपको इस इनकम को इंडिया में लेकर आना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर अगर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बोल दिया कि चल ठीक है 6 महीने नहीं 12 महीने के भी अंदर लिया, तो फिर वो भी चल जाएगा। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक्सटेंशन दे दिया तो अलाउड है, राइट।
कंडीशन क्या है? assessee must furnish a certificate in prescribed form and manner duly verified by the person responsible for making such payment to the assessee along with return of income. No double deduction, तो no deduction shall be allowed under any provision of this act in any assessment year in respect of income for which डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन. तो डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. सिंपल है. आओ सवाल देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी. Mr. Akash received royalty of 2,88,000 rupees from a foreign country for a book authored by him, being a work of literary nature. Rate of royalty is 18% of the value of the books. तो ये तो गड़बड़ हो गया. अब वैल्यू ऑफ बुक्स निकालो. 2,88,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 18%. कितना आता है? $2,88,000 डिवाइडेड बाई 18%. कितना आया? 16 लाख रुपीज आया. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बुक हो गई 16 लाख रुपीस. इसका मिलेगा कितना? 15%. तो 2,40,000 रुपीज आपकी रॉयल्टी आती है जिस पर आपको रिडक्शन मिलेगा. ठीक है, 288 को तो हटा ही दिया, 240 है. राइट, आगे देखो. The expenditure incurred by him for earning this royalty was 40,000 rupees. अब 240 में से डायरेक्टली 40,000 आप माइनस नहीं कर दोगे. एलिजिबल इनकम कौन सी होगी? एलिजिबल इनकम वो होगी. अब अच्छा, माइनस आपको एलिजिबल इनकम में से करने को मिलेगा. और एलिजिबल इनकम कौन सी होगी? जिसको आप 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया ले आओगे. तो अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया टिल 30th September 23 होना चाहिए. ये टिल 30th September 23 इज 2,30,000 रुपीज. तो इवन दो 2,40,000 रुपीज हमने कंप्यूट की, इंडिया में कितना लेकर आए? इंडिया में लेकर आए तुम 2,30,000. तो एलिजिबल कौन सी हो गई? 230 हो गई. अब ये 230 में से आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस करो 40,000 का. ठीक है, 230 में से आप ये 40,000 रुपीज का डिडक्शन माइनस करो और 1,90,000 रुपीज विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB. ठीक है, ये या फिर 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर. तो 1,90,000 रुपीज का आपको रिडक्शन मिल जाएगा. ठीक, 1,90,000 रुपीज का आपको रिडक्शन यहां पर मिल जाएगा. नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स. पेटेंट्स के लिए आरआरबी लगता है. ठीक है, पेटेंट्स के लिए आरआरबी लगता है. आओ इसको देखते हैं. एलिजिबल असेसी कौन है? अ रेजिडेंट इंडिविजुअल who is registered as a true and first inventor in respect of an invention under the Patents Act 1970, including the co-owner of the patent and earning income by way of royalty of a patent registered on or after 1st April 2003. मैंने कोई आइडिया निकाला, उस आइडिया को मैंने पेटेंट करा दिया. आप मेरे पास आए, आपने कहा सर आप अपना आइडिया में मुझे यूज कर ले दो. मैंने कहा रॉयल्टी दे उसकी. ठीक है, तो ये वाली रॉयल्टी का रिडक्शन 80 RRB में मेरे को मिल जाएगा. Income by way of royalty of patent registered on or after 1st April 2003 subject to a maximum of 3 lakh rupees. तो या तो actual royalty या 3 lakh rupees whichever is less. No deduction in respect of such income will be allowed under any other provision of the Income Tax Act. Eligible income कौन सी होगी? Eligible income. Exemption shall be restricted to the royalty income including consideration for transfer of rights in patent or for providing information for working or use of the patent, use of patent for or the rendering of any service in connection with these activities. Exemption shall not be available on any consideration for sale of product manufactured with the use of the patented process or patented article for commercial use. आप मेरे आइडिया को यूज करके आपने मेरे को रॉयल्टी दी. ठीक है, इस रॉयल्टी पर मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक, मेरे आइडिया को यूज करके आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को बेचा, उस प्रोडक्ट पर मैं कह रहा हूं मेरे को और रॉयल्टी दे दे, तो उसका डिडक्शन मुझे यहां पर नहीं मिलेगा. ठीक है, सिर्फ यूज करने के लिए जो मैं रॉयल्टी ले रहा हूं उसका डिडक्शन मुझे यहां पर मिलेगा. राइट, मेरे आइडिया को यूज करके अगर आप प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो और उसमें से थोड़ा सा पोर्शन में ले रहा हूं, उसका रिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा. अगर इंडिया के बाहर है तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में 6 महीने के अंदर अंदर उसको इंडिया में लाना पड़ेगा. ठीक है, चलो उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम. ये बहुत ही सिंपल है. इसमें दो है, ATTTA और ATTTB. ठीक है, इसमें क्या होता है? ATTTA में मेरा अगर सेविंग्स अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट से मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग्स अकाउंट से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 10,000 रुपीज तक उसका रिडक्शन मिल जाएगा ATTTA में. मुझे 10,000 रुपीज तक का रिडक्शन ATTTA में मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए. जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 50,000 रुपीज तक का रिडक्शन मिल जाएगा, वो ATTTB में मिलेगा. ठीक है, सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलेगा ATTTB में. सुनो, मेरी फिक्स डिपॉजिट है, क्या मुझे ATTTA में फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट का भी रिडक्शन मिल जाएगा? नो, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा. लेकिन मेरे दादाजी जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है, ठीक है, कोई भी ऐसा रेजिडेंट पर्सन, सीनियर सिटीजन,
ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के सारे डिपॉजिट्स पर जो भी इंटरेस्ट मिला उसका रिडक्शन अलाउड हो जाएगा अप टू 50,000। मतलब अगर मेरे दादाजी को फिक्स डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका भी डिडक्शन उनको मिल जाएगा, उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन उनको मिल जाएगा अप टू 50,000। एटीटीटीए और एटीटीटीबी में और कुछ भी नहीं है। ठीक, टीटी और टीटीबी डन। देखो, Mr. A, a resident individual aged 61 years, has earned business income computed of 1,35,000 rupees, lottery income of 1,20,000 rupees during the previous year 22-23। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। क्या हो गया, 61 ईयर्स इनकी एज है, इनकी बिजनेस इनकम आई है 1,35,000 रुपीज और लॉटरी इनकम आ गई है 1,20,000 रुपीज। He also has interest on fixed deposit of 30,000 rupees with banks. He invested an amount of 1,50,000 rupees in public provident fund account. What is the total income of Mr. A for assessment year 23-24, assuming that he does not opt for section 115 BSc? तो सबसे पहले बिजनेस से करेंगे, उसके बाद IFOS कर लेंगे। ठीक, देखो बिजनेस इनकम 1,35,000 रुपीज की आ गई। अब IFOS में आओ, IFOS में सबसे पहले तो लॉटरी इनकम आई 1,20,000 रुपीज की। ठीक है, 1,20,000 रुपीज की। उसके बाद इनको फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला 30,000 रुपीज का, ये भी IFOS आ गया। तो 1,50,000 रुपीज IFOS आ गया, ये हो गया। अब इसमें आप डिडक्शन लो, 80C का डिडक्शन सबसे पहले 1,50,000 रुपीज का प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, उसके बाद 80TTB का रिडक्शन 30,000 रुपीज का आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 80TTB का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। अब सुनो, टोटल डिडक्शन आ गया 1,80,000 रुपीज। टोटल डिडक्शन आ गया 1,80,000 रुपीज। फिर क्यों ये रेस्ट्रिक्टेड है टू 1,65,000 रुपीज? पता है क्यों? क्योंकि ये जो लॉटरी इनकम है ना 120 की, दिस इज टैक्स्ड एट स्पेशल रेट विच इज 30%। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है, ये शायद IFOS में भी मैंने आपको बताया था, नहीं तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल वाले केस क्वेश्चंस में मैं आपको ये करवाऊंगा। और वहां पर मैंने आपको आई थिंक पहले कई बार बताया हुआ है, कैपिटल गेन्स में भी बताया था, इसमें भी बताया था कि कोई भी इनकम अगर ऐसी होती है जो कि स्पेशल रेट से टैक्स्ड होती है, उसके अगेंस्ट चैप्टर 6A का रिडक्शन नहीं मिलता है। आई थिंक आई टोल्ड यू दिस। ठीक है, कि कोई भी इनकम जैसे कैपिटल गेन्स में 112 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स पर 1 लाख तक एग्जेम्प्ट और उसके ऊपर 10%। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 15%। राइट, उसी तरह से ये कैजुअल इनकम पर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। तो ये जितनी भी इनकम्स होती हैं जिन पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, उन इनकम्स के अगेंस्ट आपको चैप्टर 6A के रिडक्शंस नहीं मिलते। लेकिन हां, अगर आपकी कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पड़ी हुई है तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पड़ी हुई है अगर आपकी, तो फिर आप उसका बेनिफिट, उसका सेट ऑफ ले सकते हो। इसके बारे में हम लोगों ने कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में बात की हुई है। और इनफैक्ट जो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन वाली क्लास हम लोगों ने ली थी 1 अगस्त को यहीं पर फास्ट ट्रैक में, तब भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। राइट, तो अभी आप अगर इधर देखो तो 2,85,000 रुपीज की इनकम में से 2,85,000 रुपीज की इनकम में से 120 तो स्पेशल रेट से टैक्स होगी, 120 स्पेशल रेट से टैक्स होगी। 285 में से 120 जो है वो तो स्पेशल रेट से टैक्स होगी। ठीक है, बचा कितना? 165 बचा ना। 285 में से 120 तो स्पेशल रेट से टैक्स होगी, बची कितनी? 165। तो अब ये जो चैप्टर 6A का रिडक्शन है ना 180 का, ये सिर्फ 165 तक ही मिल पाएगा, उसके ऊपर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए 165 तक का रिडक्शन मिलेगा एंड टोटल इनकम अब आपकी 120 आ जाएगी। एंड दिस 120 विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। लेकिन क्योंकि कोई और इनकम अब नहीं बची, तो इसलिए इसको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक, आगे चल के हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, वो मैं आगे ही बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो कि इस पर आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। 2.5 लाख तक का आपको 2,50,000 रुपीज का रिडक्शन आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आगे चलकर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। ठीक है, जो कि हो सकता है इससे कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है इससे कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो। नाउ अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं पता कोई बात नहीं, हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल में उसके बारे में बात करेंगे। राइट, नेक्स्ट देखो, Mr. Gurnam, aged 42 years, has salary income computed of 5,50,000 rupees for the previous year ended 31st March 2023.
He earned an interest of 14,500 rupees on savings bank account with State Bank of India during the year. अब ये 42 years के हैं, savings bank account का interest इनको मिल रहा है 14,500 का. Obviously this is IFOS, लेकिन इस पर 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा up to 10,000. ठीक, और इनकी सैलरी इनकम 550 है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई 550, IFOS हो गया 14,500. Compute the total income of Mr. Gurnam for the assessment year 23-24 from the following particulars, assuming that he does not opt for section 115 BSc. Life insurance premium paid to Birla Sun Life Insurance in cash amounting to 25,000 rupees for insurance of life of his dependent parents. Life insurance premium parents के लिए allowed होता है क्या? Life insurance premium सिर्फ self, spouse और children के लिए है, ठीक है, पेरेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं है. Insurance policy was taken on 15th July 2019 and sum assured on life of his dependent parents is 2 lakh rupees. ठीक है, sum assured कितना आ गया? sum assured आ गया आपका 2 लाख रुपीस, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है. पेरेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप प्रीमियम देते हो तो उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है. Life insurance premium of 25,500 rupees paid for insurance of life of his major son who is not dependent on him. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चिल्ड्रन के लिए अलाउड है. Sum assured on the life of his son was 3,50,000 rupees and the life insurance policy was taken on 30th March 2012. तो 3,50,000 rupees का 20% मिल जाएगा. 1st April 2012 से पहले की पॉलिसी है. 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम assured का रिडक्शन मिलेगा. 70,000 रुपीस का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा. ठीक है, 70,000 रुपीज का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा. पर क्योंकि एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया है 25,500 क्या है, तो लिमिट में है, तो 25,500 का रिडक्शन मिलेगा. Life insurance premium paid by check of 22,500 for insurance of his life. The insurance policy was taken on 8th September 2018 and the sum assured is 2 लाख रुपीस. तो 10% का यानी 20,000 रुपीस का रिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा. Premium of 26,000 rupees paid by check for health insurance of self and his wife. तो 25,000 rupees का 80D में रिडक्शन मिल जाएगा. 1,500 rupees paid in cash for his health checkup and 4,500 in check for preventive health checkup of his parents who are senior citizens. Right? तो 1,500 का यहाँ पे तो कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 4,500 रुपीज का पेरेंट्स के लिए मिल जाएगा. ठीक, paid interest of 6,500 rupees on loan taken from bank for MBA course pursued by his daughter. तो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन 80E में 6,500 रुपीस का रिडक्शन मिल जाएगा. ठीक, a sum of 5,000 rupees donated in cash to an institution approved for purpose of section 80G for promotion of family planning. family planning के लिए क्या आता है? family planning के लिए आता है 50% yes qualifying limit. ठीक है, family plan नहीं, सॉरी 50% no qualifying limit. ठीक है, 50% नो नहीं 100% yes qualifying limit. ऐसा आता है ना, टंग राइट. 1 4 2 5 राइट, ये 4 तो नेहरू परिवार के 4 थे, तो 100% नो क्वालिफाइंग, 50% नो क्वालिफाइंग, 100% यस क्वालिफाइंग. यहां पर था फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स वाला, तो 100% यस क्वालिफाइंग में फैमिली प्लानिंग, तो 100% विद सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट ये आ जाएगा 5,000 रुपए. लेकिन ये क्योंकि कैश में डोनेटेड है इसलिए 80G में कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा. 2,000 से ऊपर है, ठीक है, 2,000 से ऊपर है तो आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा. राइट, अब आप देख लो बस. इनकम फ्रॉम सैलरीज ये आ गई, बैंक डिपॉजिट ये आ गया. 80C में पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं, सन के लिए 25,500, सेल्फ के लिए 20,000 ये आ गया. 80D में हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए 25,000, पेमेंट पेरेंट्स के लिए 4,500 ये आ गया आपका. ठीक है, 80E में 6,500, 80G में कुछ नहीं, और 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, इसमें 10,000 रुपीज का ये रिडक्शन मिल जाएगा. दिस विल बी योर टोटल इनकम. ठीक है, दिस विल बी योर टोटल इनकम. लास्ट डिडक्शन जो हमारे पास आया हुआ है, लास्ट डिडक्शन जो हमारे पास आया हुआ है वो है 80U का. तो कल हम लोगों ने बात की 80DD के बारे में. कल हमने 80DD के बारे में बात की थी, दैट वाज डिपेंडेंट डिसेबल्ड, और उसमें एक कंडीशन थी कि अगर इस डिसेबल्ड पर्सन ने 80U में डिडक्शन ले लिया तो 80DD में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, हमने कल इसके बारे में बात की थी कि अगर 80U में इस डिसेबल्ड पर्सन ने खुद डिडक्शन ले लिया और क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेम है 75,000 या फिर 1,25,000 डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी. अगर डिसेबिलिटी सीवियर है तो 1,25,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन, अदरवाइज 75,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन. तो अगर डिसेबल्ड बंदे ने खुद डिडक्शन ले लिया 80U में तब तो 80DD में डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं तो यहां पर 80U में डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक, तो सिंपल है, 75,000 रुपीज का मिलेगा और 1,25,000 रुपीज का अगर सिवियर डिसेबिलिटी है. सिवियर डिसेबिलिटी मतलब 80% से ऊपर की डिसेबिलिटी है. दैट्स इट. राइट, लास्ट क्वेश्चन आ गया ये, देखो उसको, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा.
For the assessment year 23-24, for the assessment year 23-24, ठीक है, for the assessment year 23-24, the gross total income of Mr. Chaturvedi, a resident in India, was 8,18,240 rupees, which includes long-term capital gain of 2,45,000 rupees अंडर सेक्शन 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 58,000 रुपीज। तो अब ये देखो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाला आ गया 2,45,000 रुपीज। इसके अगेंस्ट आपको चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। द ग्रॉस टोटल इनकम, अच्छा इसके अगेंस्ट आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां पर ये नहीं दिया हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर अंडर सेक्शन 111 अगर यहां पर 111A मेंशन होता तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी आपको कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता। The gross total income also includes interest income of 12,000 rupees from savings bank deposit with banks and 40,000 rupees interest on fixed deposits with banks। अच्छा, इनकी उम्र के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि इनको फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये 60 के ऊपर हुए तो 80TTB में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ये 60 के अंदर हुए तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट पर 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। Mr. Chaturvedi had invested in PPF 1,20,000 rupees and also paid a medical insurance premium of 51,000 rupees. Mr. Chaturvedi also contributed 50,000 rupees to public charitable trust eligible for deduction under section 80G. अब public charitable trust क्या 50% subject to qualifying limit by way of an account payee check। ठीक है, मैंने आपको बताया पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या कुछ भी हो तो 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक, compute the total income and tax thereon of Mr. Chaturvedi who is 70 years old on 31st March 2023, ignore the provisions। ठीक है, 70 years old, सीनियर सिटीजन हो गए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ग्रॉस टोटल इनकम है 818,240, इसमें से ये 245 माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं? नहीं तो गलती से हम जो डिडक्शन है वो 245 के अंदर भी क्लेम कर लेंगे। तो इसलिए यहां पर क्या किया है, 818 में से 245 माइनस कर दिया। अब 573,240, अब हम चाह कर भी 573,240 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं क्लेम करेंगे चैप्टर 6A में। देख रहे हो? अब आओ आप डिडक्शंस क्लेम करना शुरू करो। सबसे पहले एटीसी में इन्होंने पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 1,20,000 रुपीज, ये आ गया एटीसी। उसके बाद 80CCC में कुछ नहीं हुआ, 80CCD में कुछ नहीं हुआ, 80D में इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 51,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, 80D हो गया, फिर 80E इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर, अच्छा 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड कुछ नहीं हुआ, 80DDB प्रिस्क्राइब डिसेबिलिटी वाला कुछ नहीं हुआ, 80E इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन कुछ नहीं हुआ, 80EE ई क्या था, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस नहीं हुआ, 80EEA इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस कुछ नहीं हुआ, 80EEB इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ नहीं हुआ, 80G में डोनेशन आया यहां पर, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में 50,000 रुपीज आपने यहां पर डिपॉजिट किया, 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। लेकिन 80G में जब आप देखते हो तो क्वालिफाइंग लिमिट आपको देखनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे आएगी, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस ऑफ ऑल द माइनस चैप्टर 6A के डिडक्शंस अदर देन 80G। ठीक है, तो यहां पर तो 80TTA वाले डिडक्शंस भी आएंगे ना, यहां पर तो 80TTA और 80TTB वाले डिडक्शंस आएंगे। सॉरी 80TTA नहीं आएगा क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है ना, तो 80TTB का आएगा। चलो 80G को जाने देते हैं। 80GG घर घर वाला कोई डिडक्शन नहीं हुआ, 80GG ये गांव गांव वाला कोई डिडक्शन नहीं हुआ, 80GGB पॉलिटिकल पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, 80GGC पॉलिटिकल पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद HI कुछ आता नहीं है, JJ AA आ गया, फिर QQB RRB ये सब में कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो अब 80G बचता है आपके पास। ठीक, 80TTB में आप 50,000 रुपीज का रिडक्शन दे दीजिए, आप 80TTB में तो 50,000 रुपीज का रिडक्शन दे दीजिए। अब आपकी जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, अब आपकी जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगी वो कौन सी आएगी, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कौन सी आएगी, तो आप एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के लिए वर्किंग नोट बनाए, 818,240 आया, इसमें से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माइनस कर दो क्योंकि ये तो चैप्टर 6A के रिडक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर इसमें से आप माइनस करो 80C से 80U के सारे डिडक्शंस एक्सेप्ट फॉर 80G, तो 220 आपने यहां पर माइनस कर दिया। दिस इज योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, इसका 10%, दिस इज योर क्वालिफाइंग लिमिट, दिस इज योर क्वालिफाइंग लिमिट। अब आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में आपने कंट्रीब्यूट किया कितना, 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज और द क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर, 50,000 रुपीज और दिस विच एवर इज लोअर, तो दिस इज लोअर, इसका 50% विल बी अलाउड एज डिडक्शन, इसका 50% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। उसके बाद ये माइनस हो गया, ये आपकी आ गई। अब इसमें आप ऐड कर दो ये कैपिटल गेन्स वाला,
ठीक है, अब इसमें आप ऐड कर दो कैपिटल गेन्स, क्योंकि तब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 580 578, ठीक है 580 578 ये आपकी कैपिटल गेन्स वाली इनकम आ गई। अब इधर देखो, अगर हम कैपिटल गेन्स की इनकम को हटा दें तो अदर देन कैपिटल गेन्स वाली इनकम कितनी आई 335 578, ठीक है। क्या ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम पड़ रही है? याद रहे यहां पर सीनियर सिटीजन नहीं है, यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीस की है, नहीं तो 3 लाख रुपीस से तो ज्यादा है, तो फिर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का कोई पंगा नहीं है, सिंपली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3,35 578 में से माइनस करो और कैपिटल गेन्स पर फ्लैट 20% का टैक्स लगा दो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 240 पर 20% का टैक्स ये आ गया। उसके बाद बैलेंस इनकम पर 3 लाख रुपीस कुछ भी नहीं, 3 लाख से 335 5% ये आ जाएगा 1779 का टैक्स ये आ गया। टोटल टैक्स आया आपका 5779। क्या इस पे आपको रिबेट मिलेगी? रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों रिबेट नहीं मिलेगी? क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई, राइट। अब इसमें आपका सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से कम है। तो यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ और 52,810 will be your answer. 52,810 will be your answer and this completes the revision of deductions वाला chapter. I'm sure सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय forever। वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, ठीक है। वैसे शुरुआत से मैंने बोला नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी यहां तक एंड तक देख लिया है अब तो लाइक कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। पसंद आया तभी एंड तक देखा है, फायदा हुआ है तभी एंड तक देखा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है और मैं इंडिविजुअल कोर्सेज का भी बता दूंगा। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे, लॉग इन करोगे और अपना गोल एंटर करोगे सी इंटरमीडिएट, फिर आप स्टोर पर आ सकते हो। तो आपको अगर नवंबर 23 के लिए इंडिविजुअल कोर्सेज देखने तो आप यहां पर देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर आप जब स्क्रॉल करोगे यहीं पर आपको मिल जाएंगे निशांत कुमार के कोर्सेज। कहां गए? यहां पर सर्च कर सकते हैं क्या हम? पता नहीं, सर्च कर सकते होंगे, लेकिन यहां पर आपको मेरे कोर्सेज मिल तो जाएंगे, ठीक है। ये मई 24 के लिए, ये भी मई 24 के लिए। देख रहे हो आप लोग, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन टैक्सेशन मई 2024 के लिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन जीएसटी मई 2024 के लिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स मई 2024 के लिए, नवंबर 23 के लिए भी आपको यहां पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये देखो, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर डायरेक्ट टैक्स नवंबर 2023, ठीक है। उसके नीचे आपको और मिल जाएगा, ये देखो, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्स सी इंटरमीडिएट नवंबर 23 और डीटीआईडीटी दोनों नवंबर 2023, ये आपको यहां पर मिल जा रहा है। बाकी फुल फ्लेजेड सब्सक्रिप्शन लेना इज ऑलवेज बेटर, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करोगे और यहां पर प्लस आइकॉनिक और सेंटर आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। आप गेट प्लस पर क्लिक कर दोगे और आप यहां पर मेरा कोड एंटर कर दोगे निश10 और इसको कर दोगे अप्लाई। अप्लाई करने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि एज पर दिस आज के लिए ही एप्लीकेबल है, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।